Guys, let's start. But will you put on the group? We've started. Yes. So very good afternoon everyone. Let's continue with our chapter जहाँ पे मेरी RCM की कुछ सर्विसेज पेंडिंग है. मैंने RCM के अभी 2 या 3 ही सर्विसेज पेंडिंग है, वो कंप्लीट करती हूँ. लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव ज्वाइन. तो हम लोग यहाँ पे वो RCM वाली सर्विसेज ही कुछ नोट कर रहे थे. ओ स्क्रीन ऐसा करूँगा. हाँ, यस. गारंटर का. हाँ हाँ, क्या बेस्ट है फिर, अच्छी बात है. हाँ चलो. आई होप क्वेश्चन भी, पेपर भी ऐसा ही हो. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. मैं RCM तुमको लिखवा के दे रही थी ना इधर. वेयर इज इट, वेयर इज इट, वेयर इज इट. हाँ, मैंने आपको ये रेंटिंग का कल फोटो दिया था. सो लेट्स जस्ट चेक. इसका मेरे क्लास का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, तो वील शेयर इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. ओके, now pay attention. Renting of immovable property can be divided into 2 parts. I want to finish RCM, then I want to start with composition scheme. Rather finish composition also today. Then maybe evening में, आज शायद नहीं, Tuesday Wednesday को मैं इसके प्रॉब्लम्स यूट्यूब पे इवनिंग पे ले लूँगी. इट विल बी, आई कीप इट ऑन यूट्यूब फॉर 1 or 2 days, तो आपको आपके टाइम के हिसाब से देखने आ जाएगा. और कल मैं अगर नया टॉपिक स्टार्ट करने है, जो भी जब ये खत्म होगा, देन आई विल स्टार्ट विथ ITC. ओके, देन आई विल स्टार्ट विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो VOS हो जाएगा, TOS हो जाएगा, ई-वे बिल हो गया, फिर अपना हाँ वो तो 3 चैप्टर्स हो ही गए अपने, वो हो गए. तो उसके बाद अभी जो बचेंगे वो छोटे छोटे चैप्टर्स रहेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट्स एंड इजी वाला पेमेंट का चैप्टर, रिटर्न्स का चैप्टर. तो सिंपल वाला पार्ट ही बचेगा. एग्जाम्शंस ही एक बड़ा होगा, बट वो आखिरी में करेंगे. बाकी तब तक मैं छोटे छोटे ITC के बाद आई वांट टू फिनिश ऑल स्मॉलर पार्ट्स, सो दैट यू नो मेजर पार्ट विल गेट डन. सो दिस वीक विल ट्राई कि हम जितना मेजर पार्ट कर सके. नहीं, शायद ITC की वजह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ITC विल ओनली टेक 2-3 लेक्चर्स, देन द रेस्ट विल हैपन फास्टर. कोई बात नहीं, चलो. रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में समझते हैं. कमर्शियल रेंटिंग होगा और रेसिडेंशियल रेंटिंग होगा. कमर्शियल रेंटिंग इज ऑलवेज टैक्सेबल. कमर्शियल जो रेंटिंग है इट इज ऑलवेज टैक्सेबल एंड इट विल ऑलवेज गेट कवर्ड अंडर FCM. लेकिन जो रेसिडेंशियल है, पानी संगल का पानी, जो रेसिडेंशियल है, रेसिडेंशियल रेंटिंग, ये एग्जम्प्ट है. बट लेकिन अगर आप ये रेसिडेंशियल रेंटिंग टू RR करते हो, RR इज अ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, देन इट वुड बी टैक्सेबल एंड इट विल गेट कवर्ड अंडर RCM. ना ऐसा क्यों किया, मैं आपको वो भी लॉजिक बताती हूँ. जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मोटा भाई से फ्लैट्स रेंट पे लिए. Now why did Reliance Industries take flat on rent? Now is Reliance Industries, now please understand, is Reliance Industries a registered recipient? Yes. And जिनसे फ्लैट रेंट पे दी वो सप्लायर है, और जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज इज टेकिंग दिस फ्लैट्स ऑन रेंट फॉर व्हाट? अपने स्टाफ को रेंट पे देने के लिए. सो दिस बिकम्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस काइंड ऑफ अ थिंग. सो वी सेड नहीं यार, इसको भी टैक्स कर देंगे, ये एग्जम्प्ट नहीं करेंगे. तो हाँ, लेकिन अगर PKD, आई एम अ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, बट मैंने फ्लैट रेंट पे लिया इन माई पर्सनल कैपेसिटी. So I'm not doing, I'm a proprietor, but I'm not taking it on rent for my business purpose. I'm taking it for my personal purpose. Then we say the exemption will continue. Then we said the exemption will continue. And in fact, अगर Reliance Industries, a registered recipient, takes residential property on rent, it will get covered under RCM. उल्टा वो कहाँ cover होगा? वो RCM में cover होगा. तो ये वाला part मैंने आपको बोला था कि आप ड्रॉ करके लेना या लिख के लेना, और फिर मैं आपको आज एक्सप्लेन करती हूँ. सो आई विल जस्ट इन 10-15 minutes or 15 minutes आई ट्राई एंड फिनिश RCM, एंड RCM के बाद आई स्टार्ट विथ कॉम्पोजिशन. रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल.
नाउ कमर्शियल प्रॉपर्टी ये क्या है, ये तो टैक्सेबल है एंड इट गेट्स कवर्ड अंडर FCM. सो कमर्शियल इज टैक्सेबल एंड इट गेट्स कवर्ड अंडर FCM. अब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है, रेसिडेंशियल इट इज एग्जम्प्ट. हाउएवर अगर रेंटिंग इज डन टू RR इट वुड बी टैक्सेबल एंड इट विल कम अंडर RCM. उसमें भी अभी क्लैरिफिकेशन है. अब एग्जाम्पल से समझेंगे. अगर मोटा भाई जो सप्लायर है इज प्रोवाइडिंग इट, एग्जाम्पल 1 देखो, मोटा भाई इज गिविंग इट टू रिलायंस इंडस्ट्रीज रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. कमर्शियल का तो बात ही नहीं, कमर्शियल तो टैक्सेबल ही है बेटा. I am giving on rent residential property to Reliance Industries. Now Reliance Industries and RR, this is taxable and it will get covered under RCM. So जो Reliance Industries recipient है, it is liable to pay GST under RCM. एंड सो GST पेबल कौन करेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज. बहुत अच्छे से मतलब लिखवा के दिया है. अब इसमें क्लैरिफिकेशन ये आया है कि अगर प्रोप्राइटर है, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट कौन है, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स प्लीज फोकस, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट कौन है, विल यू जस्ट चेक टेलीग्राम पे. ओके वो टैब जस्ट ऑन हो रहा है. 5 मिनट में मैं आपके मैसेजेस देखूंगी बेटा. जस्ट फॉर 5 मिनट्स आई एम नॉट एबल टू सी योर मैसेजेस. आप तब तक अगर कुछ इशू हो गया तो टेलीग्राम पे बता देना. सो इन जस्ट 5 मिनट्स दे जस्ट चार्जिंग द टैब आई थिंक एंड ही विल गिव इट टू मी. राइट. सो अब देखो, अगर मोटा भाई ने PKD को दिया फ्लैट रेंट पे, PKD इज ऑल्सो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, अ प्रोप्राइटर बट हु यूजेस दिस फ्लैट्स फॉर पर्सनल पर्पज, नॉट फॉर हर बिजनेस पर्पज. सो मैं मेरी फैमिली के साथ वहां रह रही हूँ, मैंने ये फ्लैट रेंट पे लिया, देन द एग्जम्पशन विल कंटिन्यू. आई विल स्टिल गेट एग्जम्पशन एंड दिस विल नॉट बी लायबल फॉर GST. सो तो कौन पे करेगा उसका सवाल ही नहीं आता. अगर मोटा भाई नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, जैसे चमेली, वो तो बेचारी सैलरीड पर्सन है, वो कहाँ का GST का नंबर लेने ही नहीं वाली है. तो चमेली जो है ये नॉट रजिस्टर्ड है, तो उसको जो सर्विस मिलेगा ये तो एग्जम्प्ट ही होगा. तो ये जो रेसिडेंशियल रेंटिंग है दिस इज एग्जम्प्ट. तो ये आई थिंक नंबर 5A या ऐसा कुछ 5AA ऐसा नंबर है क्या, इसका चेक करना हमारे चार्ट्स में रेंटिंग का. $5AA ना. हाँ, तो 5AA है ये आपके चार्ट्स में से. सो दिस इज द 5AA वाली सर्विस. तो बस आई हैव 2 सिंपल अदर सर्विसेज रिमेनिंग, 3 सर्विसेज रादर. गवर्नमेंट वाली है, GTA है और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है. ये हो गया. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको ये. अब हम आगे देखते हैं. मैं अभी पहले GTA वाली सर्विस करती हूँ और आखिरी में मैं करूँगी गवर्नमेंट वाली सर्विसेज. ठीक है, आई विल डू द GTA सर्विसेज. ना GTA सर्विसेज के लिए आपके चार्ट में ऑलरेडी बना हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ. आपका GTA जो सर्विसेज है कुछ बना हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. ये देखो GTA. अब सुन के लेना. GTA सर्विसेज में ऑलवेज रिमेंबर RCM में आपको याद रखना चाहिए 1 and 2 and 3. क्या फंडा है हमारा, 1 and 2 and 3. 1 मतलब सप्लायर कौन, 2 मतलब रेसिपिएंट कौन, 3 मतलब सर्विसेज कौन सी. ये आपको अगर तीनों के जवाब मिले तो आपको समझना है कि RCM आएगा या RCM नहीं आएगा. अब जो GTA है ना बेटा, GTA में क्या होता है, देयर इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. ना ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है दिस इज द सप्लायर, बट इट शुड बी सच काइंड ऑफ अ सप्लायर हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर FCM. अगर आप देखो when all 3 कंडीशन, देखो RCM कब आएगा, ये आपके ऑलरेडी चार्ट्स में. मैं ब्रेन मैपिंग बुक के 3.9 पे हूँ, मैं पेज नंबर 3.9 के चार्ट पे हूँ. GTA सर्विस में कवर कर रही हूँ, उसके बाद रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल करूंगी और उसके बाद आखिरी वाली गवर्नमेंट वाली सर्विस होगी. तो हमारा इको 95 हो गया, हमारा RCM 93 वाला हो जाएगा. अब देखो GTA जो है उसको 2 ऑप्शंस है. बहुत पहले ऐसा था कि GTA क्या टैक्स का रेट चूज करता है उसके ऊपर डिपेंड होता था कि FCM होगा या RCM. बहुत पहले GTA क्या टैक्स का रेट चूज करता है, 5%, 12%, उसके ऊपर डिपेंड होता था कि उसको क्या लगना चाहिए, RCM लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, FCM लगना चाहिए. अब उस पर डिपेंडेंट नहीं है. अब GTA को हमने बोला यार यू हैव 2 थिंग्स, आइदर यू ऑप्ट, गिव अ डिक्लेरेशन दैट यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर FCM, or you give a declaration you are not going to opt for FCM. If you decide that you're going to opt for FCM, देखो you will opt for FCM, then you will always get covered under FCM. You opt for FCM, then you will always get covered under FCM. But if you're not opting for FCM, then
यू मे गो अंडर आरसीएम इफ आरसीएम की कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये याद रखो कि आरसीएम हमेशा बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा, आरसीएम में भी वो 3 कंडीशन है, सप्लायर कौन, रेसिपिएंट कौन, सर्विसेज कौन सी। अब ये व्हेन आरसीएम इफ यू सेटिस्फाई ऑल 3 कंडीशन, नाउ if all 3 conditions are satisfied, now what are these 3 conditions yaar? Now these 3 conditions are what do these 3 conditions say? These 3 conditions are nature of service क्या है, GTA, नेचर ऑफ सर्विसेज क्या है, जीटीए सर्विसेज, एंड सप्लायर कौन है, जीटीए नॉट ऑप्टिंग फॉर एफसीएम। ऐसा सप्लायर हु इज नॉट ऑप्टिंग फॉर एफसीएम, क्योंकि वो एफसीएम के लिए ऑप्ट करेगा तो आरसीएम में कवर नहीं होगा। रेसिपिएंट कौन होने वाला है, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। नाउ हियर कम्स इन हु इज अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, रादर आई टेल यू इन जीटीए इवन बिफोर गोइंग टू हु इज अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट आई हैव टू डिसाइड हु इज अ रेसिपिएंट हियर, बिकॉज इन जीटीए 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है जीटीए, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइन नी। कंसाइनर जहां से गुड्स लिए जाते हैं और कंसाइनी है जिसको गुड्स दिए जाते हैं, और बीच में आता है जीटीए। इस केस में जीटीए हमेशा सप्लायर है, ये फंडा क्लियर है। बट मैम अभी कंसाइनर को रेसिपिएंट माने या कंसाइनी को रेसिपिएंट माने, तो रेसिपिएंट माने तो माने किसको, रेसिपिएंट वो होता है जो फ्रेट पे करता है, जो फ्रेट पे करेगा वही रेसिपिएंट माना जाएगा। तो कभी कभी कंसाइनर टेक्स अप टू पे द फ्रेट, then consignor will be treated as the recipient, but kabhi kabhi consignee will pay the freight, then consignee will be treated as the recipient. So who will be the recipient, either consignor or consignee, whoever has agreed to pay the freight. ओके सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे जीटीए, हाँ अभी जीटीए की सर्विसेज में एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर जीटी के सर्विसेज बाय रोड जा रहा है तो इट्स एग्जाम सर्विस। तो मैम फिर जीटी और बाय रोड वाले के इसमें क्या फर्क है, जो बाय रोड जाता है माने वो जीटीए नहीं है, पता है वो कंसाइनमेंट नोट नहीं दे रहा है। जीटीए तभी होता है व्हेन इट इशूज अ कंसाइनमेंट नोट, एंड कंसाइनमेंट नोट देने से थोड़ा रिस्क वगैरह का इशू भी आ जाता है गुड्स का। देखो मैंने ना एक सिंपल टेम्पो वाले को बुलाया और उसको बोला यार ये गुड्स लेके जाना है, तो वो भी मुझे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहा है, बट वही ओनर है, वही टेम्पो ओन करता है, वही ट्रांसपोर्ट करके दे रहा है, और वो कोई कंसाइनमेंट नोट नहीं देता है, बोलता है नहीं आप जस्ट एड्रेस दे दो कहाँ पहुंचाना है मैं वहां पहुंचा दूंगा। He doesn't issue a consignment note. Such services are exempt from GST. बेटा such services are exempt from GST. Okay, but a GTA issues a consignment note, a consignment letter, or rather a consignment note, and GTA services are taxable. इसमें exemption नहीं है। हाँ exemption chapter में हम देखेंगे कि GTA अगर कुछ specified goods like organic manure, relief material, newspaper ऐसा कुछ transportation करता है, milk, then it is a exempt service, otherwise it is a taxable service. Now GTA issues a consignment note. Now there's a factory and there's a consignor. Factory is a consignor नाउ, एंड जीटीए जो है ये सप्लायर है, इसके बारे में डाउट नहीं है। यहाँ एक कंसाइनी भी है, तो सवाल आता है कि रेसिपिएंट कौन है, कंसाइनर को माने या कंसाइनी को माने। तो रेसिपिएंट वो होगा जो फ्रेट पे करेगा। हु इज रेसिपिएंट, सो द पर्सन हु पेज द फ्रेट इज ट्रीटेड एज रेसिपिएंट। सो आइदर कंसाइनर भी रेसिपिएंट हो सकता है, ऑब्लिक कंसाइनी भी रेसिपिएंट हो सकता है, सिर्फ कंडीशन यह है कि उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, फ्रेट पे करना चाहिए। नाउ व्हाट आर द टैक्स रेट्स, जीटी हैज 2 टैक्स रेट्स, देयर इज 5% एंड देयर इज 12%, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन डिसाइडिंग, it is not required in deciding FCM or RCM. Is it required? No, it is not required in deciding what FCM or RCM. FCM है या RCM ये डिसाइड करने के लिए रेट्स रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत पहले होते थे, अभी वो रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें अमेंडमेंट अभी नहीं है, पहले ही अमेंडमेंट आ चुका है। सही है क्या? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेसिपिएंट आ गया। अब यहाँ 1 and 2 and 3 में क्या है, सप्लायर कौन, सप्लायर कौन, जीटीए नॉट ऑप्टिंग फॉर एफसीएम, रेसिपिएंट कौन, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। अगेन द वर्ड इज व्हाट, स्पेसिफाइड। नाउ स्पेसिफाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आईसीआर लाइक्स टू आस्क दैट एडजस्टमेंट। आईसीआर को ना ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट के एडजस्टमेंट जीटीए में बहुत पसंद है। अब यहाँ पे जो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है ये आपके यहाँ ब्लैंक है, मैं मेरी कॉपी से आपको दिखाती हूँ और फिर पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी फिर आप उसको लिखोगे। पेज नंबर कौन सा है? ये बहुत अच्छे से अपना लिख के हो गया नहीं, ये सारी सर्विसेज 3 पॉइंट क्या,
अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से सुनना इधर। हाँ, ये देखो ना, हु इज अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट के दो कैटेगरीज है, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट। यू नो, यू ऑब्जर्व, ये जो A to F है ना, इसके आगे रजिस्टर्ड वर्ड नहीं है, बट इंडिविजुअल और HUF को तभी स्पेसिफाइड माना जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड है। माने आपको पता है क्या, फैक्ट्री नया नया स्टार्ट हुआ है, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं हुआ, वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट बन जाएगा। क्योंकि वो स्पेसिफाइड बन जाएगा, इट विल गेट कवर्ड अंडर RCM। अब जाके उसको झक मार के कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24। फैक्ट्री, सोसाइटी, फर्म, LLP, AOP, बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कंपनी, कोऑपरेटिव, CTP। आई थिंक देयर इज अ ड्राफ्टिंग एरर हियर, क्योंकि CTP को भी खुद कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लगता है एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। CTP इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लगता है। तो अगर स्पेसिफाइड, एक सेकंड, आई जस्ट हैव वाटर। अब सुन के लो, फैक्ट्री, सोसाइटी, फर्म, LLP, AOP, बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड CTP, you know, they are specified even if they are registered और नॉट रजिस्टर्ड। जानबूझ के आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया जाएगा कि फर्म है, फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड इन GST। यार मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ये रजिस्टर्ड हो या ना हो, नॉट रजिस्टर्ड, आई रियली डोंट केयर, दे बिकम स्पेसिफाइड एंड दे बिकम स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, देन इट इज लायबल फॉर RCM। नाउ एनी रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज इंडिविजुअल एंड HUF। मैम ये अगर इंडिविजुअल और HUF रजिस्टर्ड है तो ही RCM में आएगा। हाँ मैम, व्हाट इफ दिस इंडिविजुअल एंड HUF आर अनरजिस्टर्ड, आइयो देन इट्स एग्जाम सर्विस। ओके, तो वो नीचे दिया है नोट्स में, देखो, अगर GTA इज द सप्लायर, मैम बाय रोड कंसाइनमेंट लेटर इशू किया, देन ऑल्सो एग्जाम, नो रितिका। GTA बाय रोड ही दे रहा है ना बेटा, बट GTA कंसाइनमेंट दे रहा है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, टैक्सेबल हो रहा है। बाय रोड अगर कोई व्यक्ति दे रहा है, नॉट इशूइंग कंसाइनमेंट नोट, देन इट इज एग्जाम। मैं कंसाइनमेंट नोट नहीं दूंगी तो मैं GTA नहीं हूं, मैं GTA नहीं हूं तो टैक्सेबल नहीं है। मैम एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा? मोमेंट दे यूज द वर्ड GTA means he is issuing a consignment note and this service is taxable. अब GTA is providing these services to CG, SG, LA, UT, ऐसे government department who are registered in GST only for TDS purpose. Do you know government has to deduct your TDS का चैप्टर अगर आपने मेरे साथ GST का कर लिया होगा तो government has to deduct TDS। हाँ अभी इसको टाइम हो गया रहेगा, याद नहीं आ रहा है रिकैप, तो वो रिकैप आप कर सकते हो, लेक्चर इज ऑलरेडी देयर, प्लस आई विल शेयर विथ यू अगेन अ लिंक ऑफ सम ऑफ द लेक्चर्स जो यूट्यूब पे, तो आपको ढूंढने की जगह एक ही मेरे पास प्लेलिस्ट है, मैं आपके ग्रुप पे भी वो डाल देती हूँ, ठीक है। अब देखो GTA क्या है, सप्लायर है, बट वो किसको सर्विस दे रहा है, इंडिविजुअल और HUF हु इज नॉट रजिस्टर्ड, देन ऑल्सो दिस इज एग्जम्प्ट। तो ऐसे मतलब चमेली नॉट रजिस्टर्ड का सबसे इंडिविजुअल का बेस्ट एग्जाम्पल इज चमेली, शी इज अ सैलरीड पर्सन, शी नीड नॉट बी रजिस्टर्ड, she need not be registered. So if she is not registered, then the question of it coming under RCM does not arise because it is exempt from GST, because it is exempt from GST. ध्यान में आ रहा है क्या तुमको? हाँ, did you note it down? AC कम करने को बोलती हूँ मेरे को तो बहुत, हेमंत टेम्परेचर वाढवा ना एसीचा, ब्लो पण जास्त आहे खूप मला तर। समझा क्या? ये समझा क्या? सो जनरली दे आस्क यू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस पे आता है। RCM पे क्वेश्चन आया तो सिंपल ऐसे ही आता है, हु इज लायबल हु इज नॉट लायबल वाला।
डन है। यू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस टुडे ऑन आरसीएम एंड कॉम्पोजिशन। मैं कल परसों जैसे भी मुझे शाम को जो भी टाइम पे होगा मैं हाफ एन आवर बिफोर आपको बता के मैं लेक्चर ले लूँगी। इट विल बी ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पे मैं कुछ भी नया सिखाने नहीं वाली हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिस्कशन को भी टाइम लगता है। डन है क्या? हाँ, अब सुनो, जैसे मैंने ये रेगुलर क्लास में जस्ट डिस्कस किए थे, देखना जीटी हैज डिसाइडेड नॉट ऑप्टिंग, जस्ट लुक एट द ऑब्जर्व इट। जीटीए कौन है? नॉट ऑप्टिंग फॉर एफसीएम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है? फर्म को। क्वेश्चन में जानबूझ के आपको बोला जाएगा फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, हेंस द फर्म इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नो आरसीएम एप्लीकेबल। No, so we have to just say that firm is of the opinion no RCM because it is unregistered. Check the validity. So answer is for RCM you have to satisfy 3 conditions. पहला कौन? सप्लायर कौन है सप्लायर? GTA not paying FCM में, एंड दूसरा रेसिपेंट शुड बी रेसिपेंट स्पेसिफाइड रेसिपेंट। तो फर्म, कोऑपरेटिव, एओपी, LLP, body corporate, society, CTP, they are always specified recipients whether they are registered or not registered. तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। नेचर ऑफ सर्विस कौन सी है? जीटीए, ये भी सेटिस्फाई हो गया। देन दिस ऑल द कंडीशंस ऑफ RCM 93 आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर दिस इज कवर्ड अंडर RCM and the firm will be liable to pay GST even if it is unregistered। फिर ऐसी फर्म को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24। बराबर है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है, बेस्ट है। अब जीटीए हो गया, आपने मार्क कर लिया। ये सब मैंने अभी तुम्हारे साथ लिखा ना, ये अपन ने साथ में लिखा था ना सब। ओके, अब जाना किधर है? अभी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, हाँ, और उसके पास गवर्नमेंट, बराबर। हाँ, अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में सुन के लेना। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में क्या होता है? आपको टैक्स रेट पे डिपेंडेंट है। जीटीए का टैक्स रेट पे डिपेंडेंट हुआ करता था, अब सिर्फ मोटर व्हीकल का डिपेंडेंट है। अब मोटर व्हीकल जो है ना, ये क्या दे रहे हैं आपको? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स अलॉन्ग विद द पेट्रोल कॉस्ट। जैसे अगर मैं दिल्ली घूमने गई तो मैंने दिल्ली में कैब वाले को कॉल किया और बोला कि मुझे 2 दिन आपकी टैक्सी, 2 दिन टैक्सी शुड बी विथ मी, मुझे घूमना है जहाँ यहाँ वहाँ जो भी मेरा काम है, मुझे दिन भर टैक्सी चाहिए, आपका क्या रेट है? तो टैक्सी का वो बोलता है ये फलाना फलाना रेट है, इन दैट द फ्यूल कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, सो दे ओनली फिल द पेट्रोल एंड गिव। सो दिस इज दैट रेंटिंग। सो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन वेयर द फ्यूल कॉस्ट इज ऑल्सो एडेड इन इट। ये जो रेंटिंग होता है इसमें 2 प्रकार के टैक्स रेट्स होते हैं, एक होता है 5% और एक होता है 12%। आइयो, एक क्या होता है मैम? वो एग्जाम्पल लिखना है। एक कोई जीटीए के चार्ट का फोटो भेज दो। अयो, तेरे को कौन सा एग्जाम्पल लिखना था? आपको भी लिखना था? अच्छा ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आई हैव टू नेविगेट अगेन, इट इज समवेयर एल्स, और इज इट हियर ओनली? ये इधर है, इधर है, इधर है। आपको ये लिखना है, यू कैन टेक अ पिक्चर। स्टिकी नोट लेने का नहीं तो लिखने का, रेफर एग्जाम्पल ऑन मोबाइल गैलरी, फिर गैलरी में ढूंढते रहने का। ऐसा वो क्या? ओ माय गॉड, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिख ही लेंगे, नहीं मैम, डेट मेंशन कर लेंगे, रेफर मोबाइल गैलरी। ओ, ऐसा डेट भी मेंशन कर दोगे? ठीक है, नहीं ठीक है। कौन था वो एग्जाम्पल लिखना था? अवनी बेटा, डन भी बोल दिया, डन भी बोल दिया। अच्छा, तो ले लिया। पीडीजीडी वाले तो लेक्चर को पॉज करके ले ही सकते हैं फोटो। हाँ, सो ये डन है। अभी आई विल गो बैक टू दिस रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। वाओ, किधर है रे? 3.1। हाँ, नहीं रे, 3.1 किधर भेज रहे हो तुम मेरे को? 3.1, हाँ 1 एक 1 बोला, एक खा गया तू।
लंच का टाइम हो गया, ठीक है चलो 3.1। हाँ सुनो सुनो सुनो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे रेट डिपेंडेंट है। अब सुनो ना, इसके ना दो रेट्स होते हैं, एक होता है 5% और एक होता है 12%। 5% जब गवर्नमेंट देगी ना, कुछ तो गड़बड़ है। कम रेट देगी तो आपसे कुछ छीन लेगी, तो आपसे आईटीसी का बेनिफिट छीन लिया जाएगा। और 12% रेट है तो माने आपको आईटीसी देगी। तो आइदर यू हैव टू चूज फॉर 12% विद आईटीसी, 12% रेट मतलब ही वो आईटीसी के साथ आएगा, और 5% रेट मतलब ही वो विदाउट आईटीसी आएगा। अब विद आईटीसी या नो आईटीसी जो भी है उसका सवाल नहीं है। 12% आया तो यू आर ऑलवेज अंडर एफसीएम। इफ यू चूज टू गो फॉर 12% देन यू विल ऑलवेज बी अंडर एफसीएम, एंड इफ you choose for 5% then there are chances that you can sometimes go into RCM. Ma'am, why are you saying sometimes? Because RCM ऐसे by default नहीं आता ना, 1 and 2 and 3 satisfy करोगे तो ही RCM आएगा। Now when RCM, if following 3 conditions are satisfied, 3 आपको पता ही है। सर्विसेज कौन सी? मोटर व्हीकल सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, अयो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल along with fuel cost, so this is along with fuel cost. and supplier क्या है? सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ बहुत नखरे हैं इस रेंटिंग में। रेंटिंग में सप्लायर शुड बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, प्लस यू आर पेइंग जीएसटी एट 5%, एंड रेसिपिएंट हैज टू बी एनी बॉडी कॉर्पोरेट। माने अगर मैंने ये रेंटिंग वाली सर्विस पीकेडी को दे दी, मतलब मुझे दे दी, या रेंटिंग ऑफ द सर्विस इंडिविजुअल को दे दी, फर्म को दे दी, तो ये आरसीएम में नहीं आएगा। आरसीएम में तभी आएगा जब रेसिपिएंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लायर के भी नखरे, इधर रेसिपिएंट के भी नखरे, और नेचर ऑफ सर्विसेज भी समझना है। तो यहाँ बहुत जरूरी है, सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर है मतलब कंपनी को छोड़ के, और वो जीएसटी प्लस ही इज पेइंग जीएसटी एट 5%, एंड रेसिपिएंट इज एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ओनली देन दिस सर्विस विल गेट कवर्ड अंडर आरसीएम। क्लियर हो गया? यहाँ कुछ बनाना नहीं। आई थिंक द चार्ट्स आर रेडी फॉर यू ऑल्सो, करेक्ट? तो इससे अभी गवर्नमेंट की सर्विस बची है, गवर्नमेंट की सर्विस में अभी कंप्लीट करती हूँ। डन है? ये हो गया? हाँ नको, थोड़ा नहीं कहते। हाँ, अब सुनो, गवर्नमेंट के केस में, वाओ, गवर्नमेंट के केस में बहुत ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट एज अ सप्लायर है। हु इज द सप्लायर? गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इज द सप्लायर। गवर्नमेंट की सम सर्विसेज आर एग्जाम। गवर्नमेंट की सम सर्विसेज क्या होती है? एग्जाम्ड होती है। लेकिन गवर्नमेंट के एट द सेम टाइम सम सर्विसेज आर टैक्सेबल ना। वाई सो? पता है, गवर्नमेंट ये सर्विस टैक्स के टाइम से, जब गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स लेवी किया तो सब प्राइवेट सेक्टर लोग गवर्नमेंट के पास गए और उन्होंने बोला आप तो फिर चीटिंग करोगे, आप जहां पे सर्विसेज दे रहे हो आप खुद को एग्जाम्पशन दे दोगे, फिर आप और हम compete कैसे करेंगे? मतलब जैसे प्राइवेट एयरलाइंस है, गवर्नमेंट का एयर इंडिया है, तो सब लोग ट्रैवल करेगा फिर एयर इंडिया से, बोलेंगे हम लोग बाकी प्राइवेट सेक्टर से क्यों जाए, उधर 18% बिकम्स अ बिग अमाउंट, या जीएसटी या सर्विस टैक्स जो भी अमाउंट है। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं, जहां जहां हम प्राइवेट सेक्टर के साथ compete करेंगे, जहां जहां हम प्राइवेट सेक्टर के साथ compete कर रहे हैं, जैसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयरलाइंस था, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है अभी, यस, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी है जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, वो भी कुरियर की सर्विसेज करता है। तो फिर हमने बोला कि यार नहीं, उस कुछ केसेस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ केसेस में हम खुद पे भी जीएसटी लगा देंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट की मेनी सर्विसेज आर एग्जाम बट सम सर्विसेज आर टैक्सेबल। नाउ व्हेन द सर्विसेज आर टैक्सेबल जनरली दे कम अंडर आरसीएम। Now whenever government services are taxable they would come under RCM. However, there are 4 services government की where it will always be FCM. तो गवर्नमेंट की ऐसी 4 सर्विसेज है जो जहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, इट विल ऑलवेज कम अंडर FCM. सो गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज है जो जहाँ कभी हमेशा FCM में ही आएंगी। तो ये है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। नाउ दे आर ऑलवेज टैक्सेबल एंड दे विल ऑलवेज कम अंडर FCM.
तो पहली या तो आप कंबाइन कर दो, हाँ मैंने ऐसे किया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स, तो इसलिए शायद मैंने ये डिलीट किया था, अलग नहीं लिखा। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पी इज पैसेंजर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जी इज गुड्स। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ ही अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज की भी जो सर्विस है इट विल ऑलवेज कम अंडर एफसीएम। तो इंडियन रेलवेज बाकी के लोगों के लिए भी करते हैं गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, अनादर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, किसी और के लिए भी वो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन रेलवेज and services in relation to aircraft and vessels। बेटा बहुत ध्यान से सुना, understand। if I go to department of post, will the department of post say अच्छा you're doing this courier for your personal work, हाँ no GST। oh you're doing this for your business work, oh then there'll be GST and हाँ तुम ही पे करना RCM में। मैंने क्या इरिटेटिंग काम है। रेलवे का टिकट खरीदने जाओगे, डिपार्टमेंट आएगा बोलेगा चलो चलो पे करो जीएसटी, टिकट भी तुम खरीदो और जीएसटी भी तुम पे करो। तुम बोलोगे यार क्या है ये, इंडिया में ईज ऑफ बिजनेस तो छोड़ो, ट्रैवल करना भी नहीं जमता, ट्रैवल भी करना पड़ेगा तो जीएसटी आरसीएम में अपने को ही पे करना है। इट्स सो इरिटेटिंग। सो कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट की कुछ भी हो जाए वो आरसीएम में कभी नहीं आएंगी। ये वही है जहां पे मैं एग्जाम्शन का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। दैट इज एंट्री नंबर 6। तो एंट्री नंबर 6A, 6B एंड 6C की ये 3 सर्विसेज है। ये हमेशा कुछ भी हो जाए ये टैक्सेबल होंगी और ये हमेशा एफसीएम में आएंगी। ये वाली जो 3 सर्विसेज है कभी भी आरसीएम में नहीं आएंगी, ये कभी भी आरसीएम में नहीं आएंगी। तो मैम गवर्नमेंट और कौन सी सर्विसेज देता है? गवर्नमेंट कभी कभी आपको एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करके देगा, गवर्नमेंट कभी कभी आपको प्रॉपर्टी रेंट पे देगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देगा, कभी वो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करके देगा। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी जो है ना गवर्नमेंट की, वो भी आरसीएम में आती है। वो भी कहाँ आती है? आरसीएम में। और अदर एनी अदर सर्विसेज दैट इट गिव्स टू बिजनेस एंटिटी वो भी आरसीएम में आती है। अगर वो टैक्सेबल है तो वो भी कहाँ आती है? आरसीएम। लेकिन कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट की 3, मैं 4 बोल रही हूँ, एक्चुअली वो 3 ही बोल सकते हैं। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पी और जी एक साथ कंबाइन किया तो। सो गवर्नमेंट की ये जो सर्विसेज है, सम सर्विसेज आर एग्जम्प्ट, ये ठीक है। ये देखो गवर्नमेंट की सम सर्विसेज आर एग्जम्प्ट, फिर गवर्नमेंट की सम सर्विसेज आर टैक्सेबल। अब टैक्सेबल हो गया तो जनरली वहां क्या लगना है? आरसीएम। लेकिन 3 सर्विसेज है, देयर इट विल ऑलवेज बी एफसीएम एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पी एंड जी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन रेलवेज एंड सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल। जैसे कि एयरपोर्ट पे प्राइवेट सेक्टर के भी एयरलाइंस है, या अंबानी फैमिली की अगर शादी हुई अभी तो उनके प्राइवेट जेट्स जाएंगे, तो वो कहाँ से जाएंगे? एयरपोर्ट से ही जाएंगे। दे विल हैव टू पे सम चार्जेस टू द एयरपोर्ट फॉर यूजिंग द एयरपोर्ट एंड उनके बाकी की डिवाइसेस वगैरह होते हैं। और सिक्योरिटी रीजन के लिए हम बाकी के लोगों को उधर अलाउ नहीं करते। तो जनरली ये सर्विसेज इनको कौन देगा? गवर्नमेंट ही देगा। कि इनका कम्युनिकेशन सर्विस होगा और भी कुछ सर्विसेज होंगे इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल। तो एयरपोर्ट तो गवर्नमेंट का है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी वहां पे हो सकता है। दीज फिल्म स्टार्स एंड ऑल, दे हैव देयर ऑल पर्सनल प्राइवेट जेट होते हैं। तो फिर वो लोग जब ट्रैवल करते हैं तो ये गवर्नमेंट सर्विसेज देती है और ये टैक्सेबल होगी और ये कहाँ जाएंगी? अंडर एफसीएम। समझ में आ रहा है क्या? अब इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ, अब सुनना। अब गवर्नमेंट सर्विस किसको दे रहा है? गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू, गवर्नमेंट मतलब कौन? सीजी, एसजी, यूटी, एलए। कौन है गवर्नमेंट? मतलब मैं लिखवा के दूंगी आपको, ये हम साथ में लिखेंगे, पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। गवर्नमेंट मतलब कौन है? सीजी, एसजी, यूटी, एलए। दे आर गिविंग सर्विसेज टू अ बीई। बीई इज व्हाट? बिजनेस एंटिटी हुज टर्नओवर इन द लास्ट ईयर डज नॉट exceeds the threshold limit, then it will get covered under RCM। हाँ, लेकिन मैंने ये सर्विस बिजनेस एंटिटी को दिया जिसका टर्नओवर ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कुछ सर्विस ली, फिर भी वो एफसीएम में आएगा। लेकिन अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने कुछ दूसरी सर्विस दी, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना और कुछ सर्विसेज दी, तो वो आरसीएम में कवर होगी। लेकिन 3 सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अभी उसमें रेलवेज भी आ गया, और वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, ये हमेशा एफसीएम में आएगा। तो हमें अभी क्या समझना है? हम लोग यहीं पे लिखते हैं, रुको रुको रुको।
तुम जहां लिख रहे हो ना, तुमने जहां लिखा है ना सर्विसेज, अब ये आखिरी वाली है क्या? लिखो CGSGUTLA। They are providing services to business entity। कौन सी business entity? Whose turnover देन ये क्या होगा? देन दिस सर्विस विल गेट कवर्ड अंडर, ये RCM में कवर होगा। अयो, ये सर्विस कहाँ कवर होगा? दिस विल गेट कवर्ड अंडर RCM। ये एक वन। अब दूसरा, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी, बट ऐसी बिजनेस एंटिटी हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड। अयो एक मिनट रुको रुको, स्पेसिंग, हाँ एक्सेप्शन लिखना रह गया ना, इसके लिए बोलते ये यहाँ पे एक्सेप्ट कौन सा है? एक्सेप्ट 3 सर्विसेज। ये RCM में आएगा। किसकी सर्विसेज है? CGSGUTLA to BE, then it will get covered under RCM except 3 services। 3 services is डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इधर ही आगे अभी रेलवेज, फिर कौन आया? रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ P और G, एंड सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल्स एंड। ये एक्सेप्शन क्यों है? ये 3 कहाँ जाएगा? FCM। अब पहला, गवर्नमेंट ने सर्विस पहले किसको दिया? ऐसा BE जिसका टर्नओवर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट, देन दिस विल गेट कवर्ड अंडर RCM। दूसरा सर्विस गवर्नमेंट किसको दे रही है? ऐसा BE हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट। देन ये सर्विस क्या होता है? एग्जम्प्ट ही है, तो सवाल ऑफ GST नहीं आता। और ये हो गया सेकंड। और थर्ड, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स विद सर्विस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट पता है क्या ये किसको देना चाहिए? रजिस्टर्ड RR होना चाहिए। चेक करना, RR ही लिखा है ना उधर, रेंटिंग वाला चेक करो ना, RR है क्या? रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है क्या? हाँ, तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, देन दिस गेट्स कवर्ड अंडर RCM। बराबर है क्या? चेक करो ना, बराबर है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों देख लो एक बार। हो गया? आई थिंक ऑल सर्विसेज कवर्ड, नथिंग लेफ्ट। प्लीज चेक। RCM ओवर। 9-4 का RCM बता देती हूँ, फिर अपन कॉम्पोजिशन चालू करेंगे। 9-4 का RCM इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नेवर अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन दैट। ओह, लाइव स्ट्रीमिंग वाले ओके का सांगा ना जरा।
ओके, लेट्स गो अहेड देन। 9(4) का आरसीएम कौन से पेज पे बताओ? कौन से है क्या कि बहुत आगे है? 3.15। ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि बिल्डर का जनरली आपको नहीं आता है। मैम कैन यू प्लीज गिव रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर रिटर्न्स? क्यों रे? आई विल शेयर इट विथ यू, बट यहाँ पे मैं सिखा दूंगी जैसा नॉर्मल है। तुमको देखना है रेगुलर क्लास का मतलब बहुत डिटेल में लेक्चर। अगर तुम्हें रिटर्न्स डिफिकल्ट लग रहा है, इफ यू वांट इट दैट वे आई कैन गिव, आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ लिसन, पे अटेंशन। आरसीएम अंडर सेक्शन 9(4), आरसीएम अंडर सेक्शन 9(4), सप्लायर इज रजिस्टर्ड। सप्लायर कौन है? रजिस्टर्ड है। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं, दैट आई मेंट टू से समथिंग एल्स। देन दिस हाँ, देन 9(4) इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ, ओके लिसन, ये 9(4) स्पेशल है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? 9(4) इज स्पेशल एंड दिस इज एप्लीकेबल टू अ बिल्डर। मतलब रेसिपिएंट है, बिल्डर के नीचे गलती से सप्लायर लिख दिया है, उधर कट करके आप रेसिपिएंट कर दो, वहां पे एरर हो गया है। बिल्डर के नीचे जो सप्लायर वाला पार्ट है उसको कट करके आप क्या कर दोगे बेटा? रेसिपिएंट कर दोगे, बराबर है। अब एप्लीकेबल टू अ बिल्डर, सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। हाँ, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और बिल्डर रेसिपिएंट है, देन सेक्शन 9(4) बिकम्स एप्लीकेबल। देन विच सेक्शन बिकम्स एप्लीकेबल बेटा? देन सेक्शन, या देन 9(4) बिकम्स एप्लीकेबल। 9(4) बिकम्स एप्लीकेबल, तो 9(4) एप्लीकेबल हो जाएगा। अब 9(4) के केस में हमने क्या देखा है? बिल्डर के केस में हम बोलते हैं फर्स्ट थिंग, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अदर देन सीमेंट। ओके, तो पहले तो बोला गया कि बिल्डर ने ना जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज है ना, ओनली 20% दे आर अलाउड टू बाय फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। कंपल्सरी दे हैव टू बाय 80% ऑफ द परचेजेज शुड बी फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो 20 तक हमने बोला यार ठीक है तुम अनरजिस्टर्ड से खरीद लो, बट 80% यू मस्ट बाय फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। नाउ इफ अ बिल्डर डज दिस देन देयर इज नो प्रॉब्लम। मैंने एग्जैक्टली 15% ही अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। मैंने 20% अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। फिर प्रॉब्लम कब आता है? इफ यू परचेज मोर देन 20% फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, देन ऑन दैट एक्स्ट्रा परचेज बिल्डर विल हैव टू पे टैक्स अंडर आरसीएम एट द रेट ऑफ, जनरली द रेट वुड बी 18%। मतलब अगर बिल्डर ने खरीदते वक्त, सुन के लो, बिल्डर का परचेज ऐसा है कि 20% इज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड and 80% is from registered, then no problem। प्रॉब्लम है क्या? नहीं। आपको 20 तक अनरजिस्टर्ड से लेना अलाउड है, 20 तक अनरजिस्टर्ड से लेना अलाउड है। लेकिन अगर बिल्डर परचेज करते 30% अनरजिस्टर्ड से लेता है और 70% रजिस्टर्ड से लेता है, देन इज देयर अ प्रॉब्लम? यस। Then problem is कि how much more are you taking? You are allowed to take only 20%. So on that 10% you will have to pay tax under RCM. Then you will have to, builder will have to pay tax under RCM and then the rate would be generally the 18% या जो भी वो goods के लिए rate होता है वो होता है। This is for other than cement. Inputs and कौन सा है? Input purchases are there which is other than cement. तो ये कोई भी इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज है, सर्विसेज के लिए भी यही है, इनपुट्स के लिए भी यही है, ये सीमेंट को छोड़ के। क्यों मैम? अरे सीमेंट में से अनरजिस्टर्ड से खरीदना ही अलाउड नहीं है, सीमेंट को तो अनरजिस्टर्ड से खरीदना ही अलाउड नहीं है। ये रिसेंटली, मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से था, जीएसटी आते से ही नहीं था, ये मॉडिफिकेशन होके ऐसा बना है क्योंकि जनरली बिल्डर्स के केस में बहुत अनरजिस्टर्ड लोगों से परचेज हो रहा था, ऑब्जर्व किया। फिर बस हमारे कन्वीनियंस के लिए, ब्लैक मनी ना हो, कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति ना रहे या ऐसा कोई पर्सन है जो टैक्स नहीं पे कर रहा, इसीलिए हमने इसको ऐसा रूल डाल दिया है। अब सीमेंट के केस में तो आपको 100% रजिस्टर्ड से ही लेना है, वरना तो आपको आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा वो 28%, क्योंकि सीमेंट पे रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, क्योंकि सीमेंट पे रेट ऑफ जीएसटी क्या है? 28%। समझा क्या? क्या रे, सीमेंट पे रेट ऑफ जीएसटी क्या है? 28%। दैट इज वाई सीमेंट में 100% यू मस्ट बाय फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड ओनली 20% यू कैन बाय फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। ओके, नहीं 20 भी नहीं, 100 फ्रॉम
सॉरी सीमेंट के लिए यू मस्ट बाय कंप्लीट 100% फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड नथिंग यू कैन बाय फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। बाकी के लिए 80-20, बाकी के लिए 80-20। अब कैपिटल गुड्स में क्या, कैपिटल गुड्स में भी वैसा ही है, 100% ऑफ योर कैपिटल गुड्स शुड बी फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। Any purchases from unregistered will be liable for RCM tax at applicable rate. This will be covered under RCM tax at applicable rate. करेक्ट है? ये कौन सा वाला है? कैपिटल गुड्स वाला। ये कौन सा, ये कब आएगा? 9(4), जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट बिल्डर है। जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट बिल्डर है, बराबर है? 9(4) हो गया, 9(3) हो गया। अच्छा, सेक्शन 9 क्या बोलता है? एक रिकैप करो, चलो फिर मैं कॉम्पोजिशन पे आती हूँ। सेक्शन 9 क्या बोलता है यहाँ पे देखना। सेक्शन 9(1) इज द चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 9(2) बोलता है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगेगा। 9(1) बोलता है कि जनरली सप्लायर शुड बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर एफसीएम। 9(3) बोलता है आरसीएम फॉर नोटिफाइड गुड्स एंड नोटिफाइड सर्विसेज। नोटिफाइड जी हमारे सिलेबस में नहीं है, नोटिफाइड एस हमारे सिलेबस में है और ये 16 है, ये 9(3) में। 9(4) इज बिल्डर वाला आरसीएम। 9(5) इज इको वाला आरसीएम। इसमें 4 है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एक्सेप्ट ओमनीबस। ओमनीबस में द सप्लायर इज अदर देन अ कंपनी, तब आरसीएम 9(5) में आएगा। होटल अकोमोडेशन, हाउसकीपिंग सर्विसेज एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज। मैरियट से मंगाए तो, हाँ मैरियट से मंगाओगे तो आरसीएम नहीं आएगा, तो मैरियट को ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफाइड लोकेशन है जहाँ पे रेस्टोरेंट है और वहीं पे होटल रूम्स है जहाँ पे द स्टे टैरिफ इज मोर देन 7,500 पर मंथ, sorry day, not per month, sorry, yeah. And then हो गया। So section 9 is over and I have to teach you now section 10. हाँ, कुछ बचा है क्या? ओके लग रहा है? इस ब्रेन मैपिंग इज गोइंग फास्टर नो विद द ब्रेन मैपिंग, अदरवाइज तो ओ माय गॉड। ओके ना? चलो करूँ कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में आने वाला है यस अमेंडमेंट ही अमेंडमेंट, मस्त अमेंडमेंट आया है। अब आप सिर्फ ऐसा ये चार्ट 1 मिनट नोट कर लो, स्टिकी नोट पे लो, ब्रेन मैपिंग के ये अमेंडमेंट करके पहले नोट करो और देन आई एम फ्री टू फटाफट डू कॉम्पोजिशन। एक बार आपको कॉम्पोजिशन ऑफ जी समझा तो आपको कॉम्पोजिशन ऑफ एस भी समझेगा। क्या अर्लियर क्या सीन था? समझ में आ रहा है क्या तुमको? इधर ये अर्लियर है और ये क्या है? नाउ। ये डिफरेंस नोट कर लो। और हेडिंग दे दो कॉम्पोजिशन सप्लायर। वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, स्टिकी नोट लेके आप लिखोगे। क्या हो गया नेहा? नेहा तुझे क्या रिटर्न्स के चैप्टर से डर लगता है क्या? और यू वांट टू डू इट फास्टर? तो कैसे होता है, देयर कुड बी सम स्टूडेंट्स ना जिन्होंने सिर्फ जीएसटी का भी लिया होगा, बाकी सब्जेक्ट्स नहीं लिए होंगे। सो आप किसी के जब सारे तो उनका हो जाता है, किसी का सिर्फ जीएसटी तो उनको लगता है मैम जल्दी जल्दी भी दे दो, या कुछ चैप्टर्स का डर भी होगा। अच्छा, पर्सनली रिटर्न में क्लैरिटी नहीं है, कोई बात नहीं है। आई विल अपलोड द
अभी डन? ओके, अब एक्सप्लेन करूं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है ये। अब मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर अपन ये करते हैं। मैं लिख के एक्सप्लेन करूंगी। क्या होता है, लिखने से बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है और देखने से वो ऐसे हम खो जाते हैं। मैं लिखती हूँ ना तो बेटर होता है, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो आई राइट इट डाउन। कहाँ लिखूँ? इधर ही लिखती हूँ। कॉम्पोजिशन आज हो जाएगा फिर अपना, बट कॉम्पोजिशन को मुझे थोड़ा सा वहाँ से रेगुलर क्लास के भी थोड़े एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे, लेती हूँ मैं। रेडी? लेट्स अंडरस्टैंड composition scheme. All set? Okay, now in composition scheme what happens? Composition scheme is just like your income tax presumptive basis. इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव नहीं है, कोई खर्चे अलाउ नहीं है, डायरेक्टली 6%, डायरेक्टली 8%, ये वैसा ही है। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या बोलता है? कम रेट ऑफ टैक्स दो, आईटीसी मत लो। इट्स जस्ट लाइक दैट। देयर ऑल्सो वी आर डूइंग इट फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, हियर ऑल्सो वी आर डूइंग इट फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। सो कॉम्पोजिशन इज नथिंग बट इनकम टैक्स का प्रिजम्पटिव बेसिस है। हाँ, है कि नहीं? वहाँ पे इनकम टैक्स में खर्चे अलाउड नहीं है, इधर हम बोलते हैं आईटीसी अलाउड नहीं है। सिंपल सा स्कीम है। अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम में सुन के लेना, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। देयर इज कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), 10(2). There is composition scheme under what है बाबा? 10(1) and 10(2). This is called as goods वाला composition. Then there is another composition scheme under section 10(2)(a) and this is services वाला। तो मैम अगर G plus S है, अगर G plus S है तो वो कहाँ जाता है? अगर G plus S है वो भी यहीं, हाँ, G plus S है तो वो भी यहीं पे आता है, G plus S। बट यहाँ कंडीशन होता है कि आपने सिर्फ मार्जिनल सर्विसेज देनी चाहिए। यहाँ कंडीशन क्या होता है कि सर्विसेज ऐसे नहीं, पूरी कुछ भी नहीं चलेगा। यू कैन गिव ओनली मार्जिनल, मतलब थोड़ी सी सर्विसेज। गुड्स के साथ कभी कभी सर्विस देना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ऐसा सीन होता है कि इफ आई गिव ओनली S देन आई मस्ट ट्राई। इफ यू वांट टू गो फॉर कॉम्पोजिशन, ट्राई फॉर 10(2)(a). इफ यू फिट देन सुपर्ब, इफ यू डोंट फिट देन यू हैव टू गो अंडर नॉर्मल। If I am providing exclusive goods, then I will go under section 10(1), 10(2). हाँ, if I do G plus S, you can still try for 10(1), 10(2). Why am I saying try for? Because you are allowed to give only marginal services. Now 10(1), 10(2) किसके लिए है? अब सुन के लेना। पहले अभी मैं बात करूंगी 10(1), 10(2) की। Now when I talk about 10(1) and 10(2), this is applicable to a trader. This is applicable to a manufacturer and it is applicable to restaurant service। तो सबसे पहले रेस्टोरेंट सर्विस को भी हमने यहीं पे कवर कर दिया था। तो ये जो रेस्टोरेंट सर्विसेज है, दिस ऑल्सो गॉट कवर्ड। ये ओरिजिनल हमारा कॉम्पोजिशन है, ये 2017 से आया था, और जो सर्विसेज वाला ये 2019 में आया था। तो सर्विस वाला कॉम्पोजिशन समवेयर अप्रैल 19 से आया था, पहले नोटिफिकेशन के थ्रू आया, फिर हमने उसको एक्ट में 2A में ऐड कर दिया। तो जो सर्विसेज है, सर्विसेज वाला कॉम्पोजिशन है, वो बाद में आया हुआ है, ये ओरिजिनल है। तो तब हमको शायद नहीं लगा था कि हम बाकी सर्विसेज के लिए भी देंगे, तो हमने सिर्फ रेस्टोरेंट को यहाँ पे चूज कर लिया। अब यहाँ वाला जो सर्विसेज है, यहाँ पे आपको 1% टैक्स देना है टर्नओवर पे, मतलब इट इज 0.5 प्लस 0.5। मैन्युफैक्चर, हाँ, नाउ हियर यू हैव टू गिव 1%, ट्रेडर्स हैव टू गिव 1% ऑन टैक्सेबल टर्नओवर। मैन्युफैक्चरर हैज टू गिव 1% ऑन टोटल टर्नओवर। टोटल तो चाहे टर्नओवर कुछ एग्जाम गुड्स का भी हो और ये भी हो, सब आ जाएगा यहाँ पे। तो 1% ऑन टोटल टर्नओवर। रेस्टोरेंट हैड टू गिव 5%। 5% मतलब 2.5 प्लस 2.5। हियर ऑल्सो व्हेन आई से 1% इट इज 0.5 प्लस 0.5। 0.5 CGST, 0.5 SGST, 2.5 CGST, 2.5 SGST। ये एप्लीकेबल किसको है? पहला ट्रेडर को, सेकेंड ये एप्लीकेबल किसको है? मैन्युफैक्चर को, तीसरा ये एप्लीकेबल है रेस्टोरेंट सर्विसेज को। अब इसमें सेकेंड कंडीशन ATO की है। सेकेंड कंडीशन कौन सी है बेटा? ATO। ATO इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एग्रीगेट टर्नओवर। उसका एक डेफिनेशन है, चार्ट है, हम बहुत डिटेल में देखेंगे। आज आपको सवाल आजकल ATO कैलकुलेशन पे भी आ सकता है MCQ क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको आपका टर्नओवर सब कुछ दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ATO कैलकुलेट करो। ऐसा सवाल भी आपको आ सकता है।
अब जो एटीओ है, उसकी क्राइटेरिया क्या है? अब 10(1) 10(2) का क्राइटेरिया इज इफ द एटीओ इज अप टू 1.5 CR in last FY and it is 75 lakhs in some special category states, not all. यहाँ पे सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 11 में से 3 को छोड़ दिया है. देयर शुड बी एक्सेप्ट जेके, एचपी एंड आसाम. जेके, एचपी, आसाम. जेके, एचपी एंड आसाम बोलते हैं हमारे लिए क्राइटेरिया 1.5 CR ही रखो. जनरली देयर आर 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. हाउ मेनी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? 11. बट 11 में से यहाँ कॉम्पोजिशन स्कीम में 8 ही स्पेशल कैटेगरी आते हैं. तो 75 lakhs फॉर सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. सो इट इज 75 lakhs फॉर हुम बेटा? some special category states. So it is 75. एक सेकेंड ना सिर्फ. So ATO up to 1.5 CR in last FY, 75 in special category states except HP, JK, आसाम. चेक करना, आसाम भी है ना उधर. हाँ. सो ऐसा एटीओ का क्राइटेरिया. तो योर एटीओ क्राइटेरिया लास्ट ईयर का, हाउ टू कैलकुलेट एटीओ आई विल टेल यू, बट योर एटीओ क्राइटेरिया फॉर द लास्ट ईयर इज अप टू 1.5 CR. देन वील टेक इट लाइक दिस, इट इज अप टू 75 lakhs. देन वील हैव टू चेक हाउ टू डू द वर्किंग. मतलब ऐसा है, एटीओ का वर्किंग हम चेक करेंगे बट क्राइटेरिया 1.5 एंड 75 lakhs है. मान के चलो आप इस क्राइटेरिया में फिट हो गए. मान के चलो कि आप इस क्राइटेरिया में फिट हो गए. अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट हो गए, आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो. कॉम्पोजिशन स्कीम कभी भी कंपलसरी नहीं होगी. ऑब्वियसली दिस स्कीम इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑप्शनल. आई कैन नेवर फोर्स समबडी कि आप इसी तरीके से ऐसा ही स्कीम लो. क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैं आपको रिफ्यूज करती हूँ. यू कैन नॉट क्लेम ITC. अब नो वाली बहुत सी चीजें हैं. कैन आई क्लेम ITC? नो. अब ध्यान से सुनना. कैन आई इशू टैक्स इनवॉइस? नो. आपको टैक्स इनवॉइस भी इशू करना नहीं क्योंकि यू कैन नॉट कलेक्ट टैक्स. इशू टैक्स इनवॉइस? नो. वाई? बिकॉज आई कैन नॉट कलेक्ट टैक्सेस. आप आपके इनवॉइस पे सामने वाले से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते. कैन नॉट कलेक्ट टैक्सेस. सो कैन आई कलेक्ट टैक्सेस? द आंसर इज नो. आई कैन नॉट कलेक्ट टैक्सेस. I cannot collect taxes. I cannot collect taxes. Then what should I issue here? I can issue a BOS, bill of supply. ये फिर भी ओके वाली कंडीशंस है. पहले तो जस्ट सोचो, दिस वाज रियली सो रॉन्ग दैट यू कुडंट सेल योर गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर. मतलब एवरी फर्स्ट थिंग अ पर्सन नाउअडेज इज लाइक ई-कॉमर्स पे तो सारा बिजनेस चलता है. कितने लोग घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं और उनको ई-कॉमर्स के थ्रू कर रहे हैं. अब जाके इन्होंने अभी अलाउ किया, ये अमेंडमेंट आया कि नाउ यू कैन सेल गुड्स थ्रू इको. आप गुड्स थ्रू इको को सेल कर सकते हो. ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है जहाँ पे यू कैन सेल गुड्स थ्रू इको. तो आपको बोला गया क्या क्या, यू कैन सेल गुड्स थ्रू इको. ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है. बट स्टिल सर्टेन कंडीशंस आर देयर. नाउ पे अटेंशन एंड लिसन. कैन आई डू इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई? नो. इंटरस्टेट सप्लाई करना अलाउड नहीं है आपको. सो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई आप करोगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, नॉट अलाउड. बट कैन आई डू इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई? इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई हो सकता है क्या? हाँ. इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई हो सकता है क्या? आंसर इज यस, हो सकता है. इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई में कर सकते हो. ऐसे सवाल आते हैं आपको. ये इंटरस्टेट परचेस कर रहा है, चलेगा क्या? हाँ. ये इंटरस्टेट सेल करेगा तो चलेगा क्या? नहीं. No ITC, issue tax invoice, cannot collect taxes, issue BOS, can sell through an eco. Now this is a very important amendment that you can sell goods through eco. हाँ, interstate outward supply is not allowed, interstate inward supply is not allowed. You cannot claim ITC. Persons buying from you also cannot claim ITC. So persons buying from composition supplier,
वो कैसे आईटीसी लेंगे? आपसे टैक्स कलेक्ट किया ही नहीं है, आपको टैक्स इनवॉइस ही नहीं है। आप कॉम्पोजिशन सप्लायर से खरीदते हो तो वो बीओएस ही देगा। अरे यार, तुम्हारे पास टैक्स इनवॉइस नहीं होगा तो तुम कहां से जाके क्लेम करोगे रे? फ्रॉम वेयर विल यू क्लेम आईटीसी? यू कांट क्लेम आईटीसी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, पर्सन्स बाइंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम कैनॉट क्लेम आईटीसी। आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, आप इंटरस्टेट नहीं कर सकते, मतलब एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं फिर आप, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब क्या है, इंटरस्टेट में आ जाता है। तो एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं है आपको, ये कुछ भी करना अलाउड नहीं हो जाता। यू आर लायबल ओनली फॉर डूइंग सेल विद इन द स्टेट। बराबर है क्या? ये ध्यान में आ रहा है ना सबको? सो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना नहीं है। आपको क्या नहीं, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना, बट इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई हो सकता है क्या? हाँ। कॉम्पोजिशन पर्सन्स बाइंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन कैन नॉट क्लेम आईटीसी। आप खुद नहीं ले सकते, दूसरे को नहीं दे सकते। 11 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट सप्लाई एनी सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट। आपको अदर सर्विसेज देनी है रेस्टोरेंट को छोड़ के तो वो मार्जिनली दे सकते हो। नाउ यू कैनॉट सप्लाई, और एक मिनट, ठीक है, यू कैन नॉट पहले आइडियली सीक्वेंस में आना चाहिए, यू कैन सप्लाई ओनली रेस्टोरेंट सर्विसेज। यू कैन सप्लाई कौन सी? रेस्टोरेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस के लिए ये कवर्ड है। यू कैन सप्लाई विद सर्विस बेटा, यू कैन सप्लाई रेस्टोरेंट सर्विस। क्या आप रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाई कर सकते हो? हाँ। मैं क्या सप्लाई नहीं कर सकती हूँ? यू कैन नॉट सप्लाई अदर सर्विसेज। हाँ, बट अदर सर्विसेज अगर आपको सप्लाई करनी है, बट इफ यू वांट टू, कॉम्पोजिशन जी का ब्लैंक होगा, देखो आपके लिए पूरा एक पेज होगा, पूरा एक पेज ब्लैंक होगा। कौन से पेज चार्ट पे है? 3.13 ना? हाँ, सो 3.13 पे ब्लैंक है ये। 3.13 पूरा पेज आपका ब्लैंक है। सर्विसेज मैंने लिख के दिया है, सिर्फ ये मैंने नहीं लिख के दिया है। अब 3.13 है ये आपका। अब आपको ये समझना है, यू कैन नॉट सप्लाई अदर सर्विसेज। हाँ, बट इफ यू वांट टू सप्लाई देन सर्विसेज शुड बी, और यू कैन से यू कैन सप्लाई ओनली मार्जिनल सर्विसेज। यू कैन सप्लाई, यू वांट टू सप्लाई, देन सप्लाई ओनली, यू आर अलाउड टू सप्लाई ओनली मार्जिनल सर्विसेज। तो आप कितनी सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो बेटा? यू कैन सप्लाई ओनली मार्जिनल सर्विसेज। ना हाउ मच? ना व्हाट इज मार्जिनल सर्विसेज? कितना मार्जिनल? आपका जो भी, हाउ मच सर्विस शुड आई सप्लाई? 10% ऑफ टर्नओवर इन लास्ट FY इन द स्टेट, और 5 lakhs whichever is higher। इतना ही सर्विस आप दे सकते हो। ये भी पहले नहीं था क्लॉज, पता है कि मार्जिनल का इतनी दिक्कत होने लगी, पता है आज भी बहुत लोग है बेटा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं, उनको नहीं कॉम्पोजिशन लेने आता है। मेरा मेन कपड़े की दुकान है, मेरा मेन लैपटॉप और कंप्यूटर की दुकान है, टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, बट मैं कॉम्पोजिशन में नहीं आती हूँ बिकॉज मेरी प्रॉपर्टी और मैंने रेंट पे दे रखी है और मुझे रेंट मिल रहा है। देन रेंटिंग इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आपको ऐसे आएगा कि एक केबल ऑपरेटर है, केबल बेच रहा है, उसके साथ रिपेयर करना है, कैन ही डू सो? हाँ, ही कैन डू। हाउ मच? 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर और 5 lakhs whichever is higher। इधर नोटिफाइड, यू कैनॉट बी मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। यू कैनॉट बी मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड जी। और नोटिफाइड जी की अभी लिस्ट बढ़ रही है। नोटिफाइड जी में क्या क्या आता है? इन नोटिफाइड जी यू विल गेट दोज आइसक्रीम, आइस, एडिबल आइस, टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट्स, ब्रिक्स, अभी इसमें फॉसिल ब्रिक्स आती है, रूफिंग टाइल्स आता है, और भी कुछ ऐड हुआ है क्या? हाँ, फॉसिल ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स है, दोस्त ग्रे कलर की ब्रिक्स, और रेड कलर की भी ब्रिक्स आती है जो वो नॉर्मल ब्रिक्स होती है। फिर
aerated water is also there. Yes, in that there is aerated waters also. और भी कुछ है क्या? रूफिंग टाइल्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फॉसिल ब्रिक्स, ये जो है, हाँ हाँ, टोबैको एंड पान मसाला आ गया ना उधर. टोबैको प्रोडक्ट्स पान मसाला में आ गया. एक सेकेंड, जनरली कॉम्पोजिशन नहीं देना हमको. हाँ रुको, कुछ बच्चों को स्टार्टिंग से चाहिए. 1 मिनट दिखाती. टर्नओवर ज़्यादा से भी 20 कि नहीं, उनको एग्जाम्शन नहीं देना. मार्जिन भी अच्छा खासा होता है आइसक्रीम में. अरे देवा, ये हो गया. ये तुम्हारा हो गया क्या लाइव स्ट्रीमिंग वालों का? कुछ छूटा है कि पहले मुझे वो बताओ, फिर मैं एक एक पॉइंट्स और मुझे कुछ बताना है. हाँ, NRTP and CTP are not eligible for composition scheme. You should not be what? हाँ, you cannot be a manufacturer बेटा. Can you be a trader? A trader of notified goods चलेगा. Trader of notified G is allowed. Trader of notified G is allowed. Now CTP and NRTP cannot claim composition. किसी के अच्छे हैंड राइटिंग अपना चार्ट फिलअप करके हो गया रहेगा तो भेज दो ग्रुप पे. आपका बुक का फोटो भेज दो. मेरा ऐसा एक पेज पे नहीं आएगा. किसी का एक पेज पे अगर ऐसा फिट हो गया है तो सेंड अ फोटो ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. यहां तक लिखा क्या आपने? मनीषा तेरा वो प्रॉपर है क्या सेल ऑफ जी? क्योंकि पहले वो अमेंडमेंट था फिर वो कैंसिल, मतलब प्रॉपर है ना? 1 मिनट, स्टार्टिंग से दिखाती हूँ. आपको फोटो चाहिए तो 1 मिनट पहले अभी फोटो 9 to 15 ले लो. 9 to 15 क्लिक, देन 1 to 8 दिखाती हूँ. 9 to 15 क्लिक. हाँ करेक्ट. 1 more point. yes 16 point. yes. अब अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर दिया, डोंट वरी. मार्जिनल सर्विस में नेटवर्क इशू था, डोंट वरी अबाउट इट. मैं हर एक पे अभी एग्जाम्पल लेने वाली हूँ. सो डोंट वरी. एक बार जस्ट ओवरव्यू दिया, अभी मुझे एग्जाम्पल से आपको समझाना है. कॉम्पोजिशन स्कीम composition supplier can remain in the scheme till composition supplier can remain in the scheme till he attains turnover of 1.5 CR / 75 lakhs. मतलब क्या, मैं आपको बोलती हूँ. लास्ट ईयर मेरा ATO was 1.3 CR. Current FY, can I opt for composition? Yes, I opted for composition. Tick. Then in the current FY, my turnover is 1.8 CR. Then up to 1.5 CR, can I pay it as composition rate? Yes. Above 1.5 CR, कितना है above 1.5 CR? 30 lakhs. On 30 lakhs, you will have to pay at normal rates and you can claim ITC also. Automatically you will get out of composition scheme if you cross the turnover. You can remain in composition till your turnover is 1.5 CR. Very bad headache यार. Getting it क्या everybody? हाँ, हाँ लास्ट देखो, लास्ट ईयर डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है कि मुझे इस साल कॉम्पोजिशन मिलेगा कि नहीं. देखो ध्यान से, लास्ट ईयर मुझे सिर्फ डिसाइड करने के लिए चाहिए कि इस साल कॉम्पोजिशन है या नहीं. इस साल मैंने कॉम्पोजिशन ले लिया,
कॉम्पोजिशन लेने के बाद माई टर्नओवर हैज नाउ इन द करंट ईयर क्रॉस्ड 1.5. आई वॉज इन अप टू 1.5, देन नो प्रॉब्लम. बट इफ आई क्रॉस 1.5, up to 1.5 take composition, above 1.5 go for normal, above 1.5 go for normal. Are you getting it? हाँ wait ना, I'll tell. हाँ वो तो आ ही जाता है, I'll tell. पहले यहाँ तक हो गया क्या? 1 मिनट रुको. अभी 1 to 16 ये तो तुम लोगों ने लिखा होगा. 1 to 9 वाले पे पहले मुझे फोटो देने दो, इनको जिनको फोटो लेना है. लिखा गया सबने? अब देखो, अब यहां पे ना इंटरस्टेट सेल जो है ना बेटा, ये कौन सा? इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करना अलाउड नहीं है. तो कभी कभी ना आपका डीडीपी भी हो सकता है, खुद की ब्रांच हो सकती है, फिर भी स्टॉक ट्रांसफर भी करना अलाउड नहीं है. फिर इंटरस्टेट सप्लाई में डीडीपी हो सकता है. व्हाट इज डीडीपी? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन. आपका ब्रांच महाराष्ट्र में, आपका ब्रांच दूसरा गुजरात में, एक महाराष्ट्र में, एक कहाँ है? गुजरात में. एक महाराष्ट्र में और एक गुजरात में. सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि स्टेट में रजिस्ट्रेशन अलग, तो आप डीडीपी बन जाओगे. रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट वाइज तो होता ही है. आप डीडीपी बन गए, आपने कुछ भी स्टॉक ट्रांसफर भी किया, उसको सप्लाई माना जाता है शेड्यूल 1 में. एनी सप्लाई ऑफ जी बिटवीन डीडीपी और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एंड रिलेटेड पर्सन इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन. तो आप सप्लाई बन गया, ये भी करना अलाउड नहीं है आपको. Even this is not allowed. Interstate supply allowed नहीं है. This interstate supply can also include supply done to DDP वाला. कौन सा सप्लाई? DDP. स्टॉक ट्रांसफर वाला सप्लाई आ गया ना, DDP, वो भी अलाउड नहीं होगा क्योंकि जीएसटी के लिए तो वो सप्लाई बन गया. तो आपको बहुत सोच समझकर देखना पड़ेगा कि आपको कॉम्पोजिशन लेना है या नहीं लेना. अच्छा मैम, हमने कॉम्पोजिशन ले लिया. अभी आप एक और चीज, आप चिंता मत करो, मैं एक एक इस पे मेरे रेगुलर क्लास की नोट्स में रामबाण हम देखने वाले हैं और उस पर हर पॉइंट पे क्वेश्चन है. इवन एटीओ कैसे कैलकुलेट करना उस पर भी क्वेश्चन है, और भी 1-2 पॉइंट है उस पर भी क्वेश्चन है. 1-2 पॉइंट रह भी गया होगा तो हम वापस इधर आके उस पर नोट कर लेंगे. पहले मुझे थ्योरेटिकली समझाने दो. इफ आई टीच यू थ्योरेटिकली देन आई कैन फटाफट गो टू अदर थिंग्स. अब यहां पे समझो, कैन आई सेल थ्रू इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई इज नॉट अलाउड. दैट मीन्स डीडीपी हुआ तो भी अलाउ नहीं होगा. समझ में आ गया? स्टॉक ट्रांसफर विद इन स्टेट इज अलाउड ना? यस, बिकॉज दैट इज नॉट इंटरस्टेट. हाँ, स्टॉक ट्रांसफर विद इन स्टेट विल बी अलाउड, इंटरस्टेट नहीं होना चाहिए, बस वो कंडीशन है. डन है क्या? क्या हुआ रे? डन है ना? सर्विस का बताती हूँ, फिर हर पॉइंट पे क्वेश्चन है. विल डू. अभी मेरे दो मतलब सर्विस अभी एक्सप्लेन करूंगी, फिर कॉम्पोजिशन के हर पॉइंट पे एक एक एग्जाम्पल है मेरे नोट्स में, वो करेंगे. उसके बाद एटीओ कैसे कैलकुलेट होता है वो बचेगा. तो एटीओ वाला पार्ट आज हुआ तो आज होगा, नहीं हुआ तो कल एक्सप्लेन करूंगी, उसमें कोई ये नहीं है. तो फिर कल ये कॉम्पोजिशन वाला चैप्टर तो खत्म ही हो जाएगा, फिर मैं आईटीसी स्टार्ट कर दूंगी. तो फिर आपका मेजर मतलब जीएसटी. आपको क्यों मैं आईटीसी स्टार्ट करूंगी? आई वांट यू टू स्टार्ट सॉल्विंग पेपर्स नाउ. तो वीओएस, टीओएस, आईटीसी ये मेजर हो गया तो फिर कैसे होता है, एटलीस्ट पेपर सॉल्विंग आपका स्टार्ट हो जाता है. बराबर है? हाँ, उसमें था ना. हाँ, 15 मार्क्स का. नहीं, पीजीबीपी बेस्ड है लेकिन उसमें अदर एडजस्टमेंट्स होगा ना. है ना? है ना? हाँ.
नहीं नहीं, वैसे भी द फर्स्ट 14 मार्क्स क्वेश्चन आइदर पीजीबीपी बेस्ड, सैलरी बेस्ड, दोनों में से एक बेस्ड होता है वो, आइदर पीजीबीपी और सैलरी बेस्ड रहता है। हाँ मोस्टली पीजीबीपी रहता है, बट दे कैन ऑलवेज चेंज। 15, हाँ ना 15 कर दिया उल्टा। मुझे लगा था 12 मार्क्स कर देंगे, कुछ तो और पूछेंगे कहीं तो, बट ठीक है। नहीं अभी एमटीपी आ गया ना। हाँ नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं बोला मैंने। ऐसे क्यों नहीं नहीं, मैंने उनको बोला पेपर फॉर्मेट, मैंने बोला एमटीपी आ गया है तो मैं एमटीपी देख के आपको पेपर फॉर्मेट अभी आइडिया तो दे सकूंगी, ऐसे बोल रही मैं उनको। हाँ हाँ, देयर इज नो चेंज इन दैट। यस हाँ, अब मैं एटीओ कैसे कैलकुलेट होगा वो बाद में बताती हूँ, पहले मैं कुछ कुछ आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, ठीक है। नहीं पहले सर्विस वाला भी बता दूँ ना। तुम्हारा पेज कौन सा था? 3 पॉइंट। हाँ तो सर्विस वाला तो ऑलरेडी रेडीमेड है। हाँ पहले ये वाला पार्ट आपके पास है क्या? ऐसा लिखा है क्या आपने? G+S मार्जिनल क्या? नहीं ये मैंने लिखवाया है, खैर मैंने तो लिखा ही है, इसमें प्रिंट हुआ है ना। ये प्रिंट है क्या? एक्सक्लूसिव जी तो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर, एक टैक्सेबल टर्नओवर, G+S में मार्जिनल देना, एंड रेस्टोरेंट के लिए 5% ऑन टोटल टर्नओवर, है ना? है ना? है ना? अब सर्विस, बाकी सबको क्या? नहीं नहीं मार्जिनल सबको 10 है। किधर 1 आया है? नहीं नहीं, द रेट इज 1, मार्जिनल सर्विस अलाउड, आई वांट टू से द रेट ऑफ कॉम्पोजिशन रेट इज 1। अयो मार्जिनल सर्विस का कितना मार्जिनल, वो तो नीचे बोला है ना 10% है। नो 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 नो, 1% इज द रेट रे बाबा, 1%। आप G+S दो तो भी आप पे 1% रेट लगेगा, आप G एक्सक्लूसिव करो तो आपको रेट 1% लगेगा, आप रेस्टोरेंट हो तो आपको रेट 5% लगेगा। G+S में लेकिन S कितना देना अलाउड है? मार्जिनल सर्विस। कितना मार्जिनल? 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ लास्ट FI और 5 lakhs विच एवर इज हायर। अब सर्विस वाला ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके पास, है ना? सर्विस वाला देखो ऑलरेडी रिटन है, सर्विस वाला देखो ऑलरेडी रिटन है। सो आई विल कम टू सर्विस। रेडी? सर्विस सेम है, सेम। सर्विस में मैं देखो ही मत, मैं आपको पहले बताती हूँ, सुनो। सर्विस में रेट रेस्टोरेंट को छोड़ के बाकी की सर्विसेज, आपका लास्ट ईयर का एटीओ 50 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 लाख। तो आप करंट ईयर में कॉम्पोजिशन ले सकते हो। एक बार मैंने करंट ईयर में कॉम्पोजिशन लिया तो मैं कितना ले सकती हूँ? अप टू 50 lakhs तक। अबाउ 50 lakhs देन आई हैव टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट। अब इसमें कॉम्पोजिशन का रेट क्या है? 6% है। 6%, 3% CGST एंड 3% SGST, सब कुछ सेम है। आई कांट कलेक्ट टैक्स। ए लिसन, आई कांट कलेक्ट टैक्स, आई कांट इशू टैक्स इनवॉइस, आई कांट टेक ITC, person buying from me can't take ITC, I can issue bill of supply. Here I can't even supply services through ECO. इसमें अमेंडमेंट नहीं किया है। आई कांट सप्लाई सर्विसेज थ्रू इको, बट नाउ इन गुड्स आई कैन सप्लाई गुड्स थ्रू इको, बट आई कांट सप्लाई सर्विसेज थ्रू इको। आई कांट सप्लाई सर्विसेज थ्रू इको। ये भी एक्चुअली उन्होंने हटा ही देना चाहिए था, बट ठीक है। हाँ बेटा, कॉम्पोजिशन में एक और पॉइंट है, वो ऊपर भी एप्लीकेबल है, जैसे कि ये नो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पे सेम है। नो एक्सपोर्ट सेम, कैन नॉट सेल थ्रू इको, ये सेम है। RCM टैक्सेस ऑन इनवर्ड सप्लाई 9394 विल हैव टू बी पेड एट नॉर्मल टैक्स, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल अबाउ, ऑल्सो फॉर गुड्स। मतलब क्या, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ पॉइंट्स में एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, यू कैनॉट बी अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स और सप्लायर ऑफ नोटिफाइड एस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th पॉइंट, अगर आपकी ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3 है, यू आइदर अप्लाई कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्मली अक्रॉस इट और यू डोंट अप्लाई इट। मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम कैसे अप्लाई करना है आपको? यूनिफॉर्मली अप्लाई करना है, या आप उसको अप्लाई नहीं करो। एक ब्रांच को कर सकते, एक को नहीं कर सकते, फिर नहीं चलेगा।
आइदर यू डिसाइड, यू कैंट से नहीं नहीं ना मुझे सिर्फ ब्रांच 1 में कॉम्पोजिशन चाहिए, ब्रांच 2 में नहीं चाहिए, तो नहीं चलेगा. आई मस्ट अप्लाई the composition scheme uniformly across the pan. मतलब all my branches I go for composition or I don't go for composition at all. Now you can't do not in, हाँ अरे ऊपर ये भी रह गया है. You can't be, कितने नॉट्स है उसमें पता है क्या? ऊपर के पॉइंट में आपको ये भी लिखना है. You cannot supply, ऊपर ऊपर गुड्स में जाके लिखो. You cannot be a supplier of non-taxable goods. Yes, you cannot supply माने लिकर प्लस 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स. You cannot be a supplier of liquor and नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट्स. मतलब 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और लिकर अगर आप सप्लाई करोगे, मतलब रेस्टोरेंट में जहाँ लिकर बेच रहे वो वाला रेस्टोरेंट कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, क्योंकि आप लिकर भी बेच रहे हो और खाना भी बेच रहे हो. तो आप अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते. एंड कॉम्पोजिशन स्कीम शुड बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली फॉर ऑल द ब्रांचेस. कॉम्पोजिशन स्कीम शुड बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली फॉर ऑल द ब्रांचेस. कंपल्सरी है. कॉम्पोजिशन स्कीम कैसे अप्लाई करना है? यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस. करेक्ट. अब सर्विस के लिए व्हेन एम आई बिकमिंग, दीज आर स्मॉल टैक्स पेयर्स. इनको हम बोलते हैं आउटपुट जो है ना आपका सेल, उस पर कम टैक्स रेट दो, चाहे आप आईटीसी मत लो, जस्ट लाइक इनकम टैक्स का प्रिजम्पटिव. ये वाली सर्विस पे कॉम्पोजिशन स्कीम कब लगेगा? जब लास्ट ईयर माई टर्नओवर, सेकंड ना, तो मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम कब लगेगा? जब माई लास्ट ईयर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 lakhs. Then current year can I go for composition? Yes. How much I can go for composition? Up to 50 lakhs. अब आप 50 lakhs चले गए करंट ईयर में तो 50 लाख के ऊपर आपको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा और आपको आईटीसी भी मिलेगा. करेक्ट है क्या? यस. नाउ कॉम्पोजिशन फॉर सर्विसेज में आपको और एक याद रखना, हाँ सर्विस में 50 lakhs इज फॉर ऑल स्टेट्स. इधर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए क्राइटेरिया अलग है, ऐसा नहीं है. ऊपर गुड्स के लिए 1.5 और 75 lakhs है, बट सर्विस के लिए क्राइटेरिया इज ऑलवेज सेम एंड दैट इज 50 lakhs. ओके, क्राइटेरिया क्या है? 50 lakhs है. करेक्ट है क्या? Can I sell through eco? No, I cannot sell through eco. I must apply 12 points says I must apply it uniformly for all the branches. You should not be in supply of non-taxable goods या services. Interstate inward supply is allowed. Taxpayer can remain in composition up to 50 lakhs and above that you will have to pay tax at normal rates. बराबर है क्या? अच्छा, अभी रामबाण ओपन करेंगे. मैं भी एक सेकंड से फ्रेश कॉम्पोजिशन स्कीम का नोट्स यहाँ पे ले लेती हूँ, लिखा हुआ नहीं लेती हूँ, तो साथ में सॉल्व करेंगे. टेल माय स्टाफ. चैतन्य मला कॉम्पोजिशन स्कीमचे नोट्स अपलोड करना इथे परत, म्हणजे कॉम्पोजिशन आहे जीएसटी रामबाण पार्ट 2, म्हणजे त्याच्यात कॉम्पोजिशन आहे आणि ते इथे अपलोड कर, जीएसटी फास्ट ट्रॅकमध्ये अपलोड कर. हां चालेल चालेल. ओके.
देख 5 मिनट ब्रेक लगाना, 1 मिनट 2 मिनट में आई। हाँ, जस्ट ब्रेक लगा लो, मैं आई। तब तक वो आ भी जाएगा। आप कॉम्पोजिशन के जस्ट एक बार लाइव स्ट्रीमिंग जस्ट 5 मिनट्स, आई एम जस्ट गेटिंग बैक। आप तब तक क्या करो, ये ऐड कर दो ना, गो थ्रू दीज क्या बोलते हैं आपके कंडीशन, सो दैट व्हेन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस इट विल बिकम ईजियर। जस्ट रीड इट, सो हम जब सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो ईजी जाएगा, ठीक है। जस्ट ब्रेक लगा 5 मिनट आदत
we'll start. Okay, एक second. Has he uploaded it? आ गया चार्ज ऑफ जीएसटी, बट नहीं अभी कर रहा होगा वो अपलोड शायद. कुठे करतोयस चार्ज ऑफ जीएसटी म्हटलास का? हां अपलोड झालं का तुझं? होईल. बरं बरं ठीक है हां हां. अच्छा तो आपको कॉम्पोजिशन में जो क्वेश्चंस है ना बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं. आर यू एलिजिबल, आर यू नॉट, और आपका टर्नओवर इतना हो गया है, या आपको कुछ कंडीशंस दिए जाएंगे तो इसको कॉम्पोजिशन है या कॉम्पोजिशन नहीं है. दिस 2 pages मोस्ट ऑफ इट वुड गेट कवर्ड. जस्ट अ स्मॉल पॉइंट्स हियर एंड देयर आर देयर, विल नोट इट डाउन एंड लगा तो वहाँ पे स्टिकी नोट भी ऐड कर देंगे. अब मैं पहले जो कॉम्पोजिशन स्कीम, तो आज आपको होमवर्क के लिए क्या करना है, आरसीएम मेरा पूरा पढ़ा के हो गया तो आरसीएम के क्वेश्चन आज आपको होमवर्क के लिए करने हैं. अभी कॉम्पोजिशन स्कीम पूरा पढ़ा के नहीं हुआ है क्योंकि सिर्फ थेरोटिकली पढ़ा है. अब मुझे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के साथ आपको पढ़ाना है. ठीक है, तो अब हम करते चार्ज ऑफ जीएसटी में. नहीं हुआ है अपलोड, हो गया यार, या गॉट इट. चलो आ गया उसका, डन. सुन के लो. अभी यहाँ पे आप आओगे, ये एटीओ का मीनिंग है, इट विल जस्ट हैपन. कम ऑन पेज नंबर 115, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट करेंगे, पेज 115. तो हर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिख के दिए अभी, या एक आध अगर मिस भी हुआ रहेगा तो यहाँ से वो कवर हो जाएगा. दिस इज द क्लास के रेगुलर क्लास के नोट्स है जो आपके साथ मैंने शेयर किए. जीएसटी रामबाण वॉल्यूम 1. अब लेट्स से एग्जाम्पल 4. रेडी फॉर एग्जाम्पल 4? मिस्टर कृष्णा हैज़ फॉलोइंग ब्रांचेस. नाउ एटीओ जब कैलकुलेट होता है, इसके ऊपर आपने लिखना है एटीओ इज कैलकुलेटेड ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस. मतलब आपके पैन पे जो जो बिजनेसेस चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस. एटीओ इज काउंटेड ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस. तो एटीओ कैसे कैलकुलेट होगा बोलो मुझे? ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस. तो एटीओ जो है वो कैलकुलेट होगा ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस पे कैलकुलेट होगा. एक सेकंड. हां 10 मिनिटात, 10-15 मिनिटात सांग आणून ठेवायला. हो चालेल ठेव. ओके अब सुनो, एटीओ जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा? ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस. सो एटीओ विल बी काउंटेड ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस. अब एटीओ मतलब क्या? टर्नओवर. एटीओ मतलब क्या? टर्नओवर. अब मैं आपको ये डेफिनेशन अभी पढ़ाई नहीं है. इसके एटीओ की जो डेफिनेशन होती है ना टर्नओवर की, इट इंक्लूड्स ऑल सेल. मतलब एग्जम्प्ट भी, टैक्सेबल भी, इंटरस्टेट भी. फिर आप बोलोगे मैम अभी तो आपने इतना लिखवाया, मैं इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकता. एटीओ में इंटरस्टेट इंक्लूडेड है. हाँ इंक्लूडेड है. क्या एटीओ में एक्सपोर्ट का सेल इंक्लूडेड टर्नओवर है? बट यार एटीओ हम लास्ट ईयर का देखते हैं, और कॉम्पोजिशन स्कीम करंट ईयर में वो इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकता. व्हाट इफ ही हैज डन इंटरस्टेट सेल लास्ट ईयर? चलेगा क्या? हाँ. एटीओ इज टर्नओवर, और एटीओ का टर्नओवर पे मैं बहुत डिटेल में कल चर्चा करूंगी, बट ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीओ? एटीओ का मीनिंग होता है टर्नओवर सेल का. अब एटीओ काउंट कैसे होता है? जैसे कि मिस्टर कृष्णा हैज फॉलोइंग ब्रांचेस एंड देयर टर्नओवर फॉर एफवाई. अब देखो लास्ट ईयर का दिया है उनका FY 22-23 का टर्नओवर. देखो महाराष्ट्र कितना है? 15 lakhs, ये महाराष्ट्र है. दिल्ली कितना है? 25 lakhs. और यार गुजरात कितना है? गुजरात कितना है? 55 lakhs. ये 25 lakhs प्लस ये 55 lakhs, तो कितना टर्नओवर हो गया?
95 lakhs. So is my last year's ATO not exceeding 1.5 CR? Yes. Then in the current year, can I opt for composition scheme? Yes. So here, as ATO of last FY does not exceed कितना रे 1.5 CR, Mr. Krishna can opt for composition in current FY. Can I opt for composition in current FY? Yes, I can. Current, matlab next, last, current here I mean 23-24 obviously. Okay, सही है क्या? हाँ, देन रिड्यूस्ड एटीओ अप्लाइज, जैसे हम इसमें करते हैं रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में करते हैं ना, थ्रेशोल्ड लिमिट एक नॉर्मल स्टेट में और एक स्पेशल कैटेगरी में, तो रिड्यूस्ड टर्नओवर अप्लाई होता है. रिड्यूस मतलब नॉर्मल स्टेट में 1.5 है और स्पेशल कैटेगरी में 75 लैक्स है, तो आपको 75 लैक्स अप्लाई हो जाएगा. रिड्यूस्ड क्राइटेरिया विल अप्लाई, ऑलवेज द रिड्यूस्ड क्राइटेरिया विल अप्लाई. तो एक अगर नॉर्मल स्टेट में, एक स्पेशल कैटेगरी में, तो आपको रिड्यूस्ड क्राइटेरिया विल अप्लाई. यस, अब देखते हैं. अज्यूम टर्नओवर इज एज फॉलोज. महाराष्ट्र का कितना है? हाँ, तो एटीओ लास्ट ईयर का, एटीओ ऑफ लास्ट FY 15 + 25 + 50 सेम ही है. अच्छा, गोवा भी आ गया है. 80 1.75 CR. देन इन FY 23-24 नो कॉम्पोजिशन स्कीम. क्यों नहीं आएगा? एज ATO एक्सीड्स what? 1.5 CR. As ATO exceeds how much? 1.5 CR. ओके, यहां तक आ गया क्या? क्या हो गया देखो, क्या? सुनो, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ मिस्टर कपिल शर्मा. अब FY 21-22 कितना ATO है? 1.2 CR. अब इसकी वजह से therefore अगला FY that is FY 22-23 can I opt for composition? Yes. Composition tick. Can I go for composition? Yes. The first point. Generally, I'm just teaching you just generally few things practically now. I just gave you these points theoretically. Let's understand practically. Second, FY 22-23 इसका ATO कितना है? 88 lakhs. तो उसके अगले साल में FY 23-24 कॉम्पोजिशन टिक. लेकिन अब यहां कुछ पॉइंट है. इसका जो टर्नओवर है FY 23-24 का, यार इसका ATO इस साल कितना है? 1.84 CR. तो क्या होगा? 1.5 CR तक आपको कॉम्पोजिशन रेट लगेगा. कौन सा रेट लगेगा? कॉम्पोजिशन रेट. एंड आफ्टर दैट 34 lakhs नॉर्मल रेट लगेगा. हर चीज के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल है. एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव एन एग्जाम्पल. एवरी yes, every point I'm going to give you an example. लाइव स्ट्रीमिंग वाले ऑल ओके है क्या तुम? हाँ, तो नेक्स्ट FY नहीं लगेगा. टर्नओवर हैज क्रॉस ना 1.5. यस यस. नाउ नेक्स्ट FY 24-25 there will be no composition. FY 24-25 no composition obviously na, because the ATO has crossed 1.84 CR.
बराबर है क्या? डन है? आगे आई गो अहेड। कौन कौन ये स्कीम ऑप्ट कर सकता है हमें पता है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड सप्लायर, वो पता है, इसके रेट्स भी पता है अपने को। इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट, हाँ यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल्स ही देख रहे हैं, मैं पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बता दिए, हर पॉइंट्स के सिर्फ एग्जाम्पल्स बताऊंगी। A1 और A2 दो यूनिट्स है एक ही व्यक्ति के। ही हैज यूनिट 1, यूनिट इज A1 इन AP एंड यूनिट 2 इज A2 इन MP। तो टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है? 115 lakhs। कैन आई ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन इन द करंट FY? यस। तो मैं टैक्स कितना पे करूंगी? यूपी का यूनिट कितना पे करेगा? 1% ऑफ 5 lakhs, हाँ ना? 1% of 5 lakhs is how much? And 1% of 10 lakhs, 10,000. This is going to be my tax for the first quarter. Last FY ATO is 115 lakhs. सही है क्या? देख लो, देख लो बराबर है क्या? ओके। अब एग्जाम्पल 8। ए लिमिटेड हैड एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 70 lakhs। ए लिमिटेड का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 70 lakhs इन प्रीसीडिंग FY। इट फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंट्रास्टेट टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ गुड्स। ओके, इंट्रास्टेट क्या है? टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ goods is 60 lakhs, nil rate of supply of goods is 30 lakhs, and intrastate wholly exempt supply of goods is 5 lakhs. Determine GST liability of A limited if you are a manufacturer or you are a trader. अब manufacturer को rate क्या है? 1% of total turnover, and ट्रेडर को रेट क्या है? 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। मैम ऐसा क्यों सिर्फ ट्रेडर को टैक्सेबल है और इनको टोटल है? क्योंकि ट्रेडर ने रिप्रेजेंटेशन किया, वो मोदी जी से मिले और जाके बोले हम नहीं देंगे 1% ऑफ टोटल टर्नओवर। इलेक्शंस वाला ईयर था, ये भी शायद चेंज नोटिफिकेशन जब आया था, आसपास इलेक्शंस होंगे तो मोदी जी ने मान लिया। मैन्युफैक्चरर्स मांगने नहीं गए तो उनको ये बेनिफिट नहीं दिया। मैन्युफैक्चरर्स आर पेइंग 1% ऑफ टोटल टर्नओवर, ट्रेडर इज गोइंग टू पे 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। मतलब क्या? लेट्स अंडरस्टैंड हियर फ्रॉम एन एग्जांपल। नाउ फॉर अ मैन्युफैक्चरर यू हैव टू फाइंड आउट टोटल टर्नओवर। नाउ व्हाट इज दिस टोटल टर्नओवर? उसका गुड्स का जो सेल है, एक तो 60 लाख से प्लस नील रेट, नील रेट मतलब जिस पे वो टैक्स नहीं देता, प्लस 5 लाख जिस पे वो एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है, नील रेटेड है, उस पर वो टैक्स नहीं दे रहा, लेकिन सब पे उसको 1% देना पड़ेगा बिकॉज ही इज लायबल टू पे इट ऑन 1% ऑन टोटल। नाउ फॉर हिम द टोटल टर्नओवर इज 60 lakhs प्लस 30 lakhs प्लस 5 lakhs विच इज 95 lakhs। 95 lakhs पे 1% इज 95,000 because he is going to pay 1% of total turnover. He is going to pay 1% of total turnover, and the trader is going to pay only on taxable turnover, and taxable turnover is only 60 lakhs. So trader की ऐसे केस में liability 60 lakhs, and therefore 60 lakhs पे 1% he will pay 60,000. Are you getting it? Are you getting it everybody? पक्का? Anybody having any doubt? सिंपल सा, और एक 10-15 मिनट करती हूँ, फटाफट हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है ना, तो हो जाएगा। मतलब ऑफकोर्स ATO वगैरह कुछ पार्ट बचेगा तो वो कल बता दूंगी। एग्जाम्पल 9। मिस्टर मोदी अ ट्रेडर ओन्स अ बिग शॉप इन गुजरात. He offered extra space available in his shop to a supplier to put up their advertisement, and his turnover in the state for previous year from sale of goods is 20 lakhs and advertisement services was 2 lakhs. Whether Mr. Modi is eligible for composition scheme in the current year? अभी ध्यान से सुनना। लास्ट ईयर
लास्ट ईयर का दिया ना, ही ऑफर्ड एक्स्ट्रा स्पेस एंड पुट अप एंड इज टर्नओवर इन द स्टेट फॉर प्रीवियस ईयर. डेटा का भी कर दिया लेकिन ये दे आर एडवर्टाइजमेंट टर्नओवर इन द स्टेट फॉर प्रीवियस ईयर फ्रॉम सेल एंड ओके वाज ओके इन द करंट ईयर. ओके फाइन, नाउ अंडरस्टैंड. वेट, लास्ट एफ आई का एटीओ कितना आएगा? 20 lakhs जो गुड्स का सेल किया प्लस 2 lakhs जो आपने एडवर्टीजमेंट किया. अब एडवर्टीजमेंट इज अ सर्विस, ही हैज एक्स्ट्रा स्पेस. दुकान के बाहर अच्छा बड़ा एक होर्डिंग है, हिज दुकान इज एकदम रोड टच है, बहुत प्राइम लोकेशन है, तो वो वहां पे एडवर्टीजमेंट के लिए रेंट पे दे देता है. अब उसका टोटल टर्नओवर कितना हुआ लास्ट एफ आई का? 22 lakhs. नाउ इन द करंट एफ आई, current year he says, can he will he be eligible for composition scheme? The answer is yes, it will be eligible. हाँ, अभी उसको इस साल में लेकिन अगर सर्विस देनी है एडवर्टीजमेंट की, it should be up to 10% of total turnover in the state. So current FI he is eligible for what, Ray? Eligible for composition provided the value of service. क्वेश्चन थोड़ा ऐसा अच्छे से ड्राफ्टेड नहीं है, इनकम्प्लीट है. प्रोवाइडेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज, सर्विस इन करंट ईयर yes should not be more than 10% of 22 lakhs. That is 2 point, मतलब कितना रे? 2,20,000, हाँ ना, और 22 lakhs टोटल लेंगे, टोटल टर्नओवर लेंगे. 2 lakhs करंट ईयर का है, वो ही मुझे नहीं समझ में आ रहा है. क्वेश्चन इज नॉट दैट, ये हमने ऐसे ड्राफ्ट किए हुए क्वेश्चन है, रादर इट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, जहाँ पे डेटा मतलब ये ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा इल ड्राफ्टेड ही है. नहीं लिखा है, नहीं, वॉज ₹2 lakhs, वॉज ही है, पिछले साल का ही है. बट फिर भी इट कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर ड्राफ्टेड. आइडियली दिस क्वेश्चन कुड बी डिलीटेड एंड सेम कॉन्सेप्ट इज कवर्ड इन क्वेश्चन 10. तो आइडियली अगर आपको इसके क्वेश्चन के ड्राफ्टिंग से तकलीफ, मतलब नॉट वेरी वेल ड्राफ्टेड, बट तुझे प्रॉब्लम है, यू कैन राइट डाउन 2 lakhs ऑफ लास्ट ईयर. ऐसा क्वेश्चन में दिया ही जाएगा, इधर कोई अजम्पशन का खेल नहीं है. एक मिनट, वो जो 10% काउंट होता है वो टोटल टर्नओवर है, उसमें गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों ऐड करते हैं. हाँ, फिर हाँ पिछले लास्ट ईयर या इट इज ऑलवेज 10% ऑफ द टर्नओवर इन द लास्ट एफ आई. इस साल का लेंगे तो मुझे 31 मार्च तक रुकना पड़ेगा ना कि मेरा इस साल का टर्नओवर कितना है, तो भाई मैं कितनी सर्विस दूं? इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी लास्ट ईयर ओनली. So year should not be more than 10% of 22 lakhs or 5 lakhs, whichever is higher. तो मैक्सिमम वो इस साल कितनी सर्विसेज दे सकता है? 5 लाख. Don't tell me the answer. There I must have taken some other assumption. I must have solved it that way. Don't tell me. Don't confuse. You tell me afterwards. Students को confuse. वहाँ पे assumption अलग लिया होगा, इसलिए मैंने कुछ और लिया रहेगा. यहाँ पे अलग लिया है तो यहाँ अलग लेंगे. Question थोड़ा ill drafted है. Best is delete the question. Similar concept is covered in question 10. Question 10 is better. Let's read. Shri Krishna Cables aggregate turnover in the preceding FI. So what was his turnover in preceding FI? Now what is his turnover in the preceding FI? His turnover is 80 lakhs. And total turnover in the state. अभी state का लेते हैं. It is 10% of turnover in the preceding year in the state or 5 lakhs, whichever is higher. So you have to take turnover in preceding FY in the state लेते हैं. तो state का turnover कितना है within the state? ये state वाला turnover वो कितना है? 60 lakhs. अब he says advise it about the composition scheme applicability and whether it can undertake repair services. Now in the current year he can
undertake marginal repair services. He can undertake marginal repair services. Now ma'am, what is marginal? He can undertake marginal repair services. Now what is marginal? Marginal is equal to 10% of turnover in state of last FY. स्टेट में ही है ये लास्ट FY, और 5 lakhs whichever is higher. So which is going to be 6 lakhs. How 6 lakhs? Because I have to take 10% of 60 lakhs. टर्नओवर इन स्टेट 80 lakhs को नहीं लेना है, वो रॉन्ग नंबर है, वो टोटल टर्नओवर है. मुझे कौन सा टर्नओवर लेना है? टर्नओवर इन स्टेट. बट आई एम सपोज टू टेक टर्नओवर इन स्टेट. फिर से टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर का दिया है, पूरा टर्नओवर, टोटल टर्नओवर इज 80 lakhs. उस 80 lakhs में से आउट ऑफ 80 lakhs 60 lakhs इज द टर्नओवर दैट इज इनकर्ड इन स्टेट. 60 lakhs is the turnover that is incurred in the state. Out of 80 lakhs 60 lakhs is incurred in the state. So current year अगर उसको सर्विसेज देनी है रिपेयर वाली, he is into cable business, but कभी कभी उसको रिपेयर के लिए बुलाते हैं, तो can he give? He wants to know today only. He is very much interested to remain in composition scheme. लेकिन वो इंटरेस्टेड है तो इसलिए आपको पूछ रहा है मैं दे सकता हूँ क्या. तुम बोलते हाँ, तुम्हारा लास्ट ईयर का टर्नओवर इन स्टेट कितना है? 60 lakhs. तो 60 lakhs का 10% 6 lakhs और 5 lakhs की लिमिट जो एक्ट ने दी है, दोनों में से विच एवर इज हायर. तो तुम 6 लाख तक रिपेयर की सर्विसेज दे दो, चलेगा. 6 लाख के ऊपर दोगे तो जिस दिन तुम इसमें से कोई भी कंडीशन डिससेटिस्फाई करते हो, जिस दिन तुम इंटरस्टेट सेल कर देते हो, जिस दिन तुम नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई करते हो, जिस दिन आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस हो जाता है, जिस दिन आपने मार्जिनल सर्विस 10% से ज्यादा दे दिया, उस दिन आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ जाओगे. उस दिन क्या हो जाएगा? आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ जाओगे. सही है क्या? पक्का सबको समझ में आ रहा है? दैट डे यू विल बी आउट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम. एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? अरे बोलो ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये कौन? आनंद सर का लेक्चर लाइव चल रहा है क्या अभी भी? ओके अब सुनते. 6 lakhs इज फॉर सिंगल स्टेट्स और ऑल स्टेट्स. बेटा सिंगल स्टेट ओनली. तुम इतने बड़े हो कि तुम्हारे सब जगह ब्रांचेस है, तुम्हारा टर्नओवर तो 1.5 करोड़ के ऊपर ही चला गया. फिर तो मतलब दिस इज रिस्पेक्टिवली हर एक उस साल आप वहां पे सर्विसेज टोटल हो जाएंगी. टोटल योर क्वेश्चन इज व्हाट? 6 lakhs इज फॉर सिंगल और फॉर ऑल स्टेट्स. ऑल तुम्हारी टोटल सर्विस की वैल्यू यू कैन गिव ओनली मार्जिनल सर्विसेज. यू कांट प्रोवाइड सर्विसेज मोर देन 10%. मार्जिनल ही सर्विसेज देना है. ठीक है, आपको इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना. एग्जाम्पल 11 नहीं, मैं वो देख रही थी आनंद सर की लेक्चर हो गई क्या, तो फिर मेरा क्लास टाइम पे होगा. अगर आनंद सर की क्लास नहीं छूटी है तो मुझे उनको लंच ब्रेक देना पड़ता है, देन आई एम फ्री, देन आई कैन टेक 5 minutes मोर. ऐसे इसलिए मैं देख रही थी. तो जस्ट चेक ना, मुझे वो समझा ही नहीं. यूट्यूब पे आनंद सर लाइव थे अभी फाउंडेशन की क्लास में. तो लाइव चल रहा है या ख़त्म हो गया? तुम्हारा आज है क्या शाम को अकाउंट्स? आनंद सरांचा क्लास संपला का? संपला. ठीक आहे, एक एक्झाम्पल तो ले ही सकती हूँ फिर भी मैं. आत्ता सोडला का? 5 मिनट 6 मिनट्स ओके. वो चेक कर रही थी मैं अभी यूट्यूब पे. चलो, ABC लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर इन मुंबई, इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ G इन मुंबई एज वेल एज चेन्नई. तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहाँ दे रहा है? मुंबई में भी बेच रहा है और चेन्नई में भी बेच रहा है. Here ABC Industries cannot enter into composition scheme as वो registered कहाँ है? मुंबई में. He is a manufacturer in Mumbai. He is manufacturer in Mumbai, but where is he selling goods? In Mumbai also and in Chennai also. So in this case, ABC Industries cannot enter into composition scheme as it is affecting interstate supply of goods in Chennai. इसीलिए वो composition scheme के लिए applicable नहीं है. Composition scheme में interstate supply करना allowed नहीं है. और वो चेन्नई में गुड्स बेच रहा है, इसलिए वो एलिजिबल नहीं है. ओके है. गोविंद इज अ ट्रेडर हु सेल्स हिज रेडीमेड क्लोथ्स ऑनलाइन ऑन Amazon. अयो,
He sells his ready-made clothes where? Online on Amazon. Aggregate turnover of FY is 22 lakhs. Will he be eligible for the scheme? The answer is yes now as per the amendment. Yes. So can he sell? The answer is yes, he can opt for. वो तो प्रोवाइडेड तो बहुत ही कंडीशंस है. हाँ, he can opt for composition scheme even if he sells goods through Amazon. बट पता है अभी Amazon को एक कंडीशन बोली है. Amazon को बोला है तुम तुम्हारे सिस्टम्स ऐसे बिठा दो कि ये जो कॉम्पोजिशन सप्लायर है वो इंटरस्टेट सेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि Amazon पे कहीं से भी ऑर्डर आएगा तो आप आपका IT, information technology, you set up your software in such a way that this person, how will Amazon know it's a composition supplier? You have to ask him. और उसको registration के टाइम पे आपको पता चलेगा, तो you have to ask him. So when he wants to register on Amazon and if he's a composition supplier, अब risk, ये टास्क किसके ऊपर डाला रिस्पॉन्सिबिलिटी? Amazon को बोला है खबरदार ये जो सप्लायर है he shouldn't be able to sell the goods outside महाराष्ट्र, और अगर वो महाराष्ट्र का है जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है उसी स्टेट में बेचना चाहिए, और ये इंटर स्टेट बेचना उसको अलाउ नहीं होना चाहिए थ्रू Amazon, एंड दिस केयर शुड बी टेकन बाय द सिस्टम्स ऑफ द सॉफ्टवेयर्स ऑफ Amazon. हाँ, तो वो कॉम्पोजिशन में नहीं है. हाँ, आएंगे ना गुड्स, क्यों नहीं आएंगे? मुझे नहीं लेना कॉम्पोजिशन, कंपलसरी थोड़ी है. हाँ, 0.8 क्या हो गया? अभी नहीं है ना, वो चेंज हो गया ना. TCS नहीं है. पर्सन शुड नॉट बी मेकिंग सप्लाई थ्रू इको, अभी अलाउड है ना. कौन सा इको? इको विच इको इज लायबल टू कलेक्ट TCS. इसका कोई TCS से इसका संबंध नहीं है. ये TCS इज नॉट हियर. TCS इज फॉर इको. आई एम नॉट सपोज टू सेल थ्रू इको हु इज नॉट लायबल, हु इज लायबल टू कलेक्ट TCS. इको इज लायबल टू कलेक्ट TCS ना. हाँ, तो TCS का और कॉम्पोजिशन का कोई संबंध नहीं है. TCS का कोई संबंध नहीं है. संबंध ये कि आई वॉज अर्लियर नॉट अलाउड टू सेल गुड्स थ्रू इको, नाउ आई एम अलाउड टू सेल गुड्स थ्रू इको. झेपता है क्या? बस क्या फिर? ज़्यादा नहीं है एग्जाम्पल्स, 16 तक ही है. मतलब 5-6 एग्जाम्पल्स मोर, ATO, देन आई विल बी एबल टू फिनिश कॉम्पोजिशन. आपका होमवर्क क्या है? RCM के क्वेश्चंस. सही है क्या? ओके है ना? चलो देन थैंक यू सो मच. आई विल सी यू टुमारो. ओके, यस, थैंक यू, बाय बाय. लाइव स्ट्रीमिंग, बाय बाय. कल कंप्लीट